पहिरियां मां गुज़ारिश कंदुसि साईं बसीर नवीद खे अचो तव्हां जी अॻियां अची वियो महिरबानी अला अचनि ओए जिन आहे मन सरो थिए अॼु जो असांजो गेट टुगेदर साईं जे लाइ असां साईं जे ऑनर में मुनक़द कई आहे ऐं असां कोशिशि कई आहे त असां हिकु फोकस डिस्कशन हुजे जेको एट द एंड ऑफ डे असां सभिनीनि जे लाइ हिकिड़ी लर्निंग हुजे असां हिक ॿिए खां सिखी वञूं सो विल ट्राई टू टॉक ऑन फॉल ऑफ काबुल एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन जनरल सिचुएशन ऑफ सिंध सो फॉर्मेट असां ईअं रखियो आहे त पहिरें सेशन में असां चंद दोस्तनि खे गुज़ारिश कंदासीं त उहे मुख़्तसर इन टॉपिक ते पंहिंजे ख़्यालातनि जो इज़हार कनि ऐं उसके बाद हम साईं बसीर नवीद से एक तफसीली गुफ्तगू सुनेंगे और उसके बाद सेकंड सेशन में एक काइंड ऑफ क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तो उसमें आप एक इंटरेक्टिव डिस्कशन हमारी होगी और उसके बाद विल सर्व लंच एंड सो आई विल स्टार्ट विथ फिजा कलोड़ो और वेलकम कंदी सभी गेस्ट रोस्ट आए से let's do first introduction. Okay. Yeah, I'm sorry, I missed important part. I'd appreciate if like everybody introduce yourself, your name, from where you came, and if you have any association with any organization, it would be great to hear from you. So, Adil Ahmed Khan, शुरू करते हैं. जी माँ मुझे खुश नसीबी आए. It's my really I'm so happy to see all of you in my house and especially my chief guest Sayyida Basir Saab. So nice of you. We are so lucky to have him today. And I'm a writer. I write about humanity and some of my blood friends and Bakhtum friends, they already have heard about what I wrote. And human rights activist bhi aaya. And I hope this is पोएट भी है तमाम बेहतरीन पोएट थोड़ी शायरी ते भी कने कने मुझे जोर आजमाई थींदी रहंदी आहे. I write also a little bit about poetry, about human rights. Sometimes I write columns too. And I'm working for World Sindhi Congress too. I'm a member of it too. So I welcome you. Again, thank you. And my food will be eaten by you. I hope you guys like my food too. I cook for you guys. It's not food, it's a delicious food. I hope so. I tried my best and I just welcome all you in my home and especially my chief guest and Appa. And thank you all of you, the ladies also. And I think let's start with the introduction of all of you. Please, Adi. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आफाफ अजहर है. मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे. सिंधी नहीं बोल सकती लेकिन सिर्फ सुन सकते हैं. और बसीर नवीद साहब आए यहाँ पे, उनकी वजह से वो यहाँ होते और मैं ना आती, मुमकिन नहीं था. मैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूँ. पीछे 25 ईयर्स से मैं राइटर हूँ और 2 बुक्स हैं मेरी. इसके अलावा पाकिस्तान में NGO है मेरी एक जो फैसलाबाद में माजूर बच्चों की है. और इसके अलावा बहुत से प्रोजेक्ट हैं जो मैं सेपरेटली करती हूँ, इंटरनेशनली भी और नेशनली भी. ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट. मुंहिंजो नालो रोशन अब्बासी आहे ऐं ही मुंहिंजो हस्बैंड अवलीउल्ला शहर ते जो सना जो प्रेसिडेंट आहे. ऐं आउं पाण प्रोफेशनली हूं इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट आहियां ऐं हितां खां कम्यूनिटी कॉलेज में मेडिकल ऑफिसर एडमिन जो ऐं REC रजिस्टर्ड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर जो डिप्लोमा कयो आहे. ऐं अदरवाइज़ सना में बि मां 2016-17 में एग्जीक्यूटिव मेंबर रही चुकी आहियां. ऐं इन खां पोइ हूअं माना एक्टिवली कंहिं ऑर्गेनाइज़ेशन में कोन आहियां हिननि सां गॾु, पर मुंहिंजी पार्टिसिपेशन हूअं हूंदी आहे इंटरनली. ऐं हूअं जनरली बि माण्हुनि खे काफ़ी मोटिवेट ऐं इनकरेज कंदी आहियां. ऐं हाणे फ्यूचर में बि तव्हां मुंहिंजी ख़िदमत वठंदा त आई एम रेडी फॉर यू. मेरा नाम सालिहा अख्तर है और मेरा ताल्लुक यहीं से है. ज़्यादा मैं क्या पाकिस्तान में मैंने काफ़ी काम किया है. अवामी वर्कर पार्टी से मेरा ताल्लुक रहा है, अभी भी है.
और वेमेन इश्यूज़ के ऊपर मैं बड़ा काम करती रही हूँ। और वहाँ पर खालिद जुनेजो ने एक एसोसिएशन बनाई थी, सेव द सिंध, उससे मेरा ताल्लुक़ रहा है। मैंने पाकिस्तान में तो मेरा ख्याल है कि मुझे बोलने क्या मैं बोलूँ, मैंने तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी अपने को शामिल किया है हर काम में। तो यहाँ आने के बाद मेरा पाकिस्तान प्रोग्रेसिव पाकिस्तान कैरेडियन से मेरा ताल्लुक़ बना। इसी तरह से इंडियन जो प्रोग्रेसिव हैं उनके साथ मेरा ताल्लुक़ बना, उनके साथ मैंने काम किया, जिसमें भगत सिंह का भी काम है, वेमेन 8 मार्च के प्रोग्राम का भी काम है। तो और जो इश्यूज़ मुख्तलिफ निकलते रहे तो उसमें मैं बराबर, जो कनाडा के हैं वेजेस वाला है या हेल्थ का है, उसमें मैं बिल्कुल शामिल रही हूँ। और इसी शामिल होने की वजह से मैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ कनाडा की मेंबर भी हूँ। अब आप लोगों के साथ मिलके बहुत खुशी हुई। क्यों अब मैं इतनी वो हूँ, जब से सोच के, जब से मुझे बसीर ने बताया कि मैं यहाँ होते हुए भी क्यों नहीं आप लोगों से मिली, जबकि मैं सारे जगह के इंडिया के लोगों से और मुख्तलिफ लोगों से मैं मिलती रही, लेकिन मेरा ताल्लुक़ आपसे नहीं बना। तो मैंने नवीद से कहा था, हम लोग इसे नवीद कहते हैं, बसीर नहीं, तो इसने कहा था कि आप आइए मिलिए सबसे। तो मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इसमें हमारी भी कोताही थी कि हमने आपसे जो है वो रब्ता नहीं रखा। इंशाल्लाह हाँ, क्योंकि खालिद जुनेजो के साथ काफ़ी मैंने काम किया है, बहुत सारे उनके साथ सेमिनार हैदराबाद मेरे को ख़ास वगैरह में हुए हैं। तो मेरा कोई आप लोगों से मैं ये नहीं बोल सकती कि आप सिंधी हैं इस वजह से मैं नहीं मिली, या सिंधी ज़बान की वजह से नहीं, क्योंकि सिंधी मैंने पढ़ी है सक्खर में, तो वो तो मैं उससे वाकिफ़ हूँ। लेकिन हाँ, बोल चाल में मैं बहुत पीछे रह गई, क्योंकि कराची में रहने की वजह से। तो आप लोग मेरे लिए कोई नए नहीं है, सिर्फ आप शक्लन मेरे लिए नए हैं। जब हम बैठेंगे तो फिर देखो। बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। My name is Koshi Bansari and I'm from Sindh University. I did masters from Sindh University और जॾहिं हिते आयसि त पोइ मां एज अ रियल्टर वर्क करियां थी एंड एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र वर्क करियां थी एंड मुंहिंजो हस्बैंड राज बंसारी एंड छोटा मोटा इवेंट्स कंदी आहियां। ज़्यादा इन्हनि जे अॻियां वधीक ॿुधाइण जो तमामु घणियूं बिग हस्तियूं आहिनि, असांजो अधी रुई अधी सभु चिकियूं बि आहिनि। सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच त तव्हां असांखे इनवाइट कयो और अचण जे लाइ। थैंक यू। मेरा नाम है मुमताज़ खान है। जोर से ज़रा। और अच्छा, जोर से मैंने सोचा आसानी से सुन पाएंगे। मुमताज़ खान है मेरा नाम और पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर से ताल्लुक़ है। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट स्टूडेंट ए से। वैसे तो सिंध से मेरा ताल्लुक़ जो है वो जब मैं कराची गया तो कराची में हाई स्कूल के बाद मेरी सारी एजुकेशन जो है वो कराची में है, तो वहाँ काफ़ी सिंधी दोस्तों से ताल्लुक़ रहा है। एक तो ये मेरे साथ भी बैठे हुए हैं इस वक्त, और बहुत सारे दोस्त हैं जिनकी वजह से हमें भी सूफीज़म से लेके बहुत सारी चीज़ों से जो है वो मुस्तफ़ीद हुए। और मेरा ख्याल है कि काफ़ी गहरा इम्पैक्ट जो है हमारी जो है वो पॉलिटिकल सोच में, सिंधी नेशनलिज्म का, सिंधी जो है वो पॉलिटिक्स का, और सिंध की जो प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स है वो मतलब GS सिंह से लेके जान साथी साहब से लेके अरबाब खावर साहब से लेके तमाम दोस्तों से ताल्लुक़ रहा है बड़ा करीबी। और फिर मैं 91 में इधर माइग्रेट हो गया कनाडा में, लेकिन यहाँ भी आके तो पॉलिटिकल एक्टिविज़म, ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो है वो काम कर रहे हैं हम, और कश्मीर की आज़ादी और उसकी खुद मुख्तारी के हवाले से हमारा एक यकीन है कि कश्मीर एक इंडिपेंडेंट जो है वो स्टेट होनी चाहिए। तो ये बेसिक एक पॉलिटिकल अप्रोच रही है।
थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सब दोस्तों से गुजारिश है जेकर तव्हां पंहिंजी फ़ोन म्यूट करे छॾियो, आई वुड एप्रीशिएट, थैंक यू जी साईं। जी मेरा नाम जाम मुनीर है और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान सूबा सिंध का ज़िला सखर से है और मेरी ज़्यादातर जो एजुकेशन है वो कराची से रही और बाएं बाजू से की सियासत से मेरा रब्ता रहा। PSF का नाम सुना होगा आपने, पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन, कराची यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रहा वहाँ पे मैं और गवर्नमेंट जॉब की वहाँ पे अपने ज़िले में और NGO सेक्टर में बहुत काम किया, बहुत ज़्यादा। उसकी मिसाल नवीद साहब हैं, हमने मिल के काम किया वहाँ पे, बहुत सारे प्रोजेक्ट हमने किए सिंध में। 2008 में यहाँ पे आना हुआ और यहाँ मैं टोरंटो में रहता हूँ, टोरंटो से यहाँ पर आया हूँ। हाजन की फैमिली और हमारी फैमिली, दो फैमिली, हमारी एक फैमिली है, मैं समझता हूँ हमारे बड़े भाई हैं और हम तकरीबन हर हफ्ते यहाँ पर आते हैं या वो हर हफ्ते हमारे पास आते हैं। तो ये मुख्तसर सा तारुफ है। मुंहिंजो नालो नकीब मूसवी आहे, सखर सां तालुक आहे, प्रोफेशन मां इंजीनियर आहियां। 2011 में हिते आया हूँ ऐं इन खां पोइ हिते रहिया हूँ। स्टूडेंट लाइफ में मां GSM स्टूडेंट फेडरेशन जो एक्टिव मेंबर रहियो आहियां। साईं मरहूम सां काफ़ी मुलाक़ातूं रहियूं आहिनि ऐं जेके इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जेके मसाइल हुया उन ते काफ़ी कमु कयो आहे, रेस्टिगेट बि थियो आहे। उन खां पोइ हिते आया आहियूं। हिते हाणे सना सां मुंसलिक आहियां, जेको GPA चैप्टर आहे उनजो जनरल सेक्रेटरी हिन साल असां चूंडजी आया आहियूं। जेका असांखे ख़िदमत थींदी, जेको असांखे कमु रखो असीं हाज़िर आहियूं। हाजन साईं जी महिरबानी आहे, असांखे ॿियो घुराई असांखे माजे घटि ईंदो आहे। हाणे जी महिरबानी खे त मां ॾाढो चाहींदो आहियां जो मां इंट्रोडक्शन ॿुधो कांग्रेस में, ॾाढी ख़ुशी थी त असांजा ॿार जेको आहे सो एतिरो वधीक ॻाल्हाईंदा, सुठो आहे, ॾाढो सुठो। तव्हां सभिनी जी महिरबानी। मुंहिंजो नालो वलीउल्ला शाह आहे, ओरिजिनली आउं ॻोठ अमीन लाखे आहियां, पीर जनरल भरिसां। असां ॻोठ सिंधी टोपिन में पूरे सिंध में बल्कि मुल्क में मशहूरु आहे। ऐं बैक खां होम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर सिंध यूनिवर्सिटी में, उनखां पोइ वरी मलेशिया यूनिवर्सिटी में उते प्रोफेसर फॉरेंसिक साइंस में, ऐं हिते हींअर मौजूदु सदर आहियां ओंटारियो चैप्टर जो सिंधी एसोसिएशन नॉर्थ अमेरिका जो। कल्ह ओड़े सां 2 हफ़्ता में ज़िक्र कयो त असांजी गैदरिंग करायूं बाय रोटेशन, सो मूंखे आइडिया वणियो तमामु घणो, सो हिते हाज़िर थिया आहियूं। वरी हिन खां पोइ नेक्स्ट असां पाण घुराईंदासीं, इंशाल्लाह मैनेज कंदासीं। मुंहिंजो नालो राज बंसारी आहे, हिते कैनेडा में मूंखे 20 साल थी विया आहिनि ऐं एक्चुअली मुंहिंजो बाय प्रोफेशन मां इंजीनियर आहियां, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। पर हिते असां कैनेडा में 15 साल खां रियल एस्टेट जो बिजनेस करे रहिया ऐं असल मुंहिंजो तालुक सिंध में सिजावल ज़िले सां आहे ऐं साईं जी महिरबानी जेको साईं असांजो साईं जी फैमिली जी जाम साहब चयो त बि असांजी 2 फैमिलियूं साईं, असांजूं 2 फैमिलियूं आहिनि जेके असीं हिकु फैमिली करे काउंट कंदा आहियूं। साईं जे हर कमकार में असां साईं सां गॾु। डॉक्टर नासिर जमाल पठान, हैदराबाद सिंध सां तालुक आहे मुंहिंजो, ऐं MBBS डॉक्टर बि आहियां, 25 साल नौकरी बि कई आहे सिंध में। बेसिक मुंहिंजी सिंध सां रिलेटेड जेका बि शइ मां हुन सां निकिरंदो आहियां। मां क्वालिफाइड जर्नलिस्ट बि आहियां यूनिवर्सिटी मां, ऐं काविश में मुंहिंजा हाणे कंटिन्यू 2 सालनि खां आर्टिकल वरी 2-3 दफ़ा महीने में ईंदा आहिनि। लास्ट आर्टिकल जेको मूं लिखियो कराची ते लिखियो, लास्ट वीक प्रिंट थियो हुयो। ऐं हिते जेके बि सिंधी दोस्त आहिनि, का तंज़ीम जेका तंज़ीम मां हुनजो मेंबर आहियां। यूसुफ अली कलहोड़ो, मूंखे हिते तकरीबन 19 साल थी विया आहिनि कैनेडा में। असल जेको आहे ताल्लुक लाड़काने को आहे, पर पढ़ाई वग़ैरह जेकी बि आहे कराची को थी आहे।
सियासत सां पॉलिटिक्स सां हमेशह को इंट्रस्ट रहियो आहे नंढे लाखों. I met St. James here more than 3 decades ago, precisely I think 33 years ago. त पढ़ण सां बि तालुक़ु हिकु रहियो आहे. इहो सभु कुझु जेको बि आहे हिते अचण खां बाद 2003 में जॾहिं मां आयुसि त ऑब्वियसली माण्हुनि खे अर्ज थिए थी त पंहिंजी कम्युनिटी सां माण्हू कनेक्ट थिए. त बसि उहा अर्ज अञा ताईं दोस्तनि सां इहे महफ़िलूं इहे सभु हलनि थियूं. अदा हाजिन जी महिरबानी हिते सॼण जी. ऐं हिन वक़्तु करंटली मां साना जो ट्रेजरर आहियां सेंटर जो ऐं हुन कैपेसिटी में कमु कयां थो. जेको बि थी सघे थो असांखे पंहिंजी कम्युनिटी लाइ हिते हिन दफ़ा हिकु शइ मां नंढी ॿुधाईंदो हलां त असां स्कॉलरशिप्स लाइ $70,000 असांखे प्लेश थिया आहिनि जंहिंमें $42,000 असांखे रिसीव बि थी विया आहिनि. ऐं हिन वक़्तु असां वी आर इन टॉक्स विद IBS अखर ऐं उनजे अलावा सिंध यूनिवर्सिटी ऐं ज़ैब इस्लाट खाने सां बि असांजी ॻाल्हियूं हलनि थियूं ऐं इनशाला असां उन्हनि खे कुझु महीने में इहे डिस्पैच करे छॾींदासीं. त इहा हिकु मुख़्तसर तारुफ़ आहे ऐं अगेन महिरबानी तव्हांजी इनवाइट करण. वॾा माण्हू वेठा आहिनि. हाणे मां तारुफ़ इहो करंदुमि कराची में इंसानी हक़नि खे सेखारण वारी मैडम आपा सालिया जंहिंखे असां चवंदा आहियूं. पोइ चाहे उहा जजिस बाल जी तहरीक हुजे, लठियूं खाइणियूं हुजनि, सेंट्रल जेल वञिणो हुजे या ॿिया कहिड़ा हक़ आहिनि. ख़ासि तौर ते हिननि 2 माण्हू अहिड़ा हूंदा हुया कराची में जॾहिं नफ़रतुनि में असां हुनखे ॾिसंदा हुआसीं त आपा सालिया, अनीस ऐं करामत अली. पोइ महसूसु थींदो हुयो त न हुननि जे धुरनि में बि असांजा माण्हू मौजूदु आहिनि. त अॼु बेसिकली मां 10-12 साल सहाफ़त सां ई वास्तो रहियो. सियासत जी त मूंखे ख़बर कोन्हे, सियासी माण्हू हिते वेठा आहिनि. हाजन साहब जी महिरबानी. ऐं हाजन साहब घुराइण खां वॾी ॻाल्हि कोन्हे हाजन जी हिते, पर हाजन साहब जेको GTA में जंहिं नमूने दोस्तनि ते वञे थो न उन लाइ साईं गोल्ड मेडल मिलणु खपे. राकेश मुंहिंजो नाम राकेश कुमार आहे. मुंहिंजो तालुक़ु कराची सां आहे. ओरिजिनली आई एम फ्रॉम थरपारकर. मां बाय प्रोफेशन ट्रेजरी फाइनेंस सां मुंहिंजो तालुक़ु रहियो आहे 8-10 सालनि खां. मां रिसेंटली पीटरबरो मूव कयो आहे पंहिंजी हायर एजुकेशन लाइ. हिते काफ़ी कुछ दोस्त उर्दू में समझता हूँ. हाँ बिल्कुल. यहाँ इतने बड़े लोग बैठे हैं कि हम अपना तारुफ करा नहीं सकते. मुख्तसर तारुफ ये है कि मैं सिंध के एक छोटे से गांव जिसका नाम ढोरनारू है, तो वहाँ पैदा हुआ, पला बड़ा. उसके बाद कुछ छोटी मोटी तालीम लेके यहाँ पहुँचे और यहाँ मौजूद है. और हमारे लिए जो हो सकता है हम करेंगे. अगर साईं हाजन पीटरबरो नहीं होते तो शायद मैं मूव नहीं होता. तो इनसे बड़ी अच्छी दोस्ती है हमारी भाइयों की तरह. तव्हांजे पोयां मेरा नाम शाहिद अली है और नवाबशाह से ताल्लुक़ है. वहाँ पैदा हुआ. एजुकेशन कराची में हुई है. अब यहीं पीटरबरो में रहता हूँ और तकरीबन 20 साल से कनाडा में है. तो बैक होम कम्युनिस्ट पार्टी से थोड़ा बहुत वास्ता रहा मेरा. और यहाँ पे जो है अभी थोड़ा बिजनेस करते हैं और थोड़ा सोशल एक्टिविस्ट हूँ. ज़्यादा नहीं मगर थोड़ा बहुत जो कर सकते हैं वो करना. शुक्रिया. थैंक यू. मेरा नाम अताउल्लाह है. मेरा ताल्लुक सूबा सरहद से है, खैबर पख्तूनख्वा, और पश्तून कौंसिल कनाडा से है. और आज हम आपकी सही को सुनने और उनसे मिलने के लिए हम अपने सदर के साथ आए. हाजन कलोड़ो ऐं जेको आहे सो सभिनी जो तमामु घणो शुक्रगुज़ार आहियां. ऐं एतिरी मोहबत एतिरो मान मिले थो मूं वटि लफ़्ज़ कोन्हनि. त रियली 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 हम्बल्ड एंड ग्रेटफुल फॉर एवरीबॉडी. मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतने सारे लोग आएंगे. ये मेरे ख्याल में मेरी मोहब्बत डेफिनेटली होगी, लेकिन साईं बसीर को क्रेडिट जो है उनको जाता है. इतनी बड़ी शख्सियत है उनके लिए. मेरे लिए इससे बड़ा मेरा ख्याल है ज़िंदगी में बड़ा मान नहीं होगा कि आप सब लोग यहाँ आए और एक ऐसी हस्ती को कि जो सिर्फ सिंध नहीं, ये हमारी खुशकिस्मती है कि उनका ताल्लुक सिंध से है.
तो ये पूरी दुनिया के लिए जो है इंसान ज़ात के लिए जहाँ भी जुल्म होगा वहाँ जो है ना उनका नाम है। तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि वो मेरे पास आए हैं और आप उनको इज्जत बख्शने के लिए आप इतने सारे लोग इतने दूर से आए हैं। आई एम रियली रियली ग्रेटफुल। मुंहिंजो नालो घनश्याम राजाणी आहे। मां दादू जे हिकिड़े नंढड़े ॻोठ राधण मां तालुक़ु रखंदो। असांजी राजाणी फैमिली पोयनि तक़रीबन 100 सालनि खां एंथ्रोपोलॉजी ऐं सोशल कम जे लिहाज़ खां तमामु घणी अॻिते रही आहे। पार्टीशन खां पोइ जहिड़ियूं हालतूं रहियूं आहिनि उन जे हिसाब सां बि कंट्रीब्यूशन रही आहे बाबा जन जी ऐं असांजे वॾे भाई। मां बेसिकली इंजीनियर आहियां, स्टील मिल में 25 साल मूं कमु कयो। मुंहिंजो पंहिंजो पैशन बि जेको आहे सो सोशलॉजी ऐं ह्यूमन राइट्स ऐं एंथ्रोपोलॉजी सां रहियो आहे। उन जे करे मुंहिंजो तालुक़ु सिंधी अदबी संगत सां बि रहियो आहे काफ़ी अरसो कराची में, ऐं प्लस ॿियुनि शयुनि सां बि। साईं वांगुरु त पाण खे गैर सियासी चवणु जेको आहे सो हर सोशल जेको बि माण्हू वर्कर आहे या सोशल या ह्यूमन राइट जी ॻाल्हि करे थो उहो कंहिं न कंहिं तरीक़े सां उनजो सियासी तालुक़ु आहे ई आहे। पोइ उन में हिते 20 साल मूंखे थिया आहिनि। मां हुतां स्टील मिल मां रिटायरमेंट वठी एज़ अ डिप्टी चीफ इंजीनियर हिते अची कराची में लास्ट माइग्रेट करे हिते आयुसि। मां हिते 20 सालनि में तालुक़ु मुंहिंजो सना सां बि रहियो आहे, CPPPC सां बि रहियो आहे ऐं ॿियनि बि डायस्पोरा ऑर्गेनाइज़ेशन सां बलोच वारनि सां बि रहियो आहे। त बेसिकली असांजो मक़सदु जेको हो सो पंहिंजी डायस्पोरा खे हिते पाण खे गॾिजी हलण जो, ऐं जेकॾहिं कुझु पंहिंजी जेका असांजी एंसेस्ट्री आहे सिंध में उन सां जेकॾहिं को कुझु क़दम अॻिते खणी हली सघूं। तंहिं करे असां हींअर रिसेंटली 4 साल पहिरियों हिकिड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन ठाहीसीं कैनेडियन सिंधी एसोसिएशन जे नाले सां कैंसा। उनजो 2 साल पहिरियों फॉर्मल इलेक्शन थी, उन में मां सदर चूंडिजी आयो आहियां। असांजी बॉडी जेका आहे 2 सालनि जे लाइ हुई आहे। असांजो बेसिक मक़सदु जेको आहे सो जेके बि डायस्पोरा ऑर्गेनाइज़ेशन्स हिते आहिनि उन्हनि सां खुलो कोऑपरेट करण जो आहे। पोइ चाहे उहो सोशलॉजी हुजे, चाहे ह्यूमन राइट्स हुजनि, चाहे जेको आहे सो ॿिया जेके एंथ्रोपोलॉजी हुजे, या असांखे पाण खे सिंधियुनि खे या जेके डायस्पोरा ॿिया आहिनि उन्हनि खे गॾिजी हिकिड़ी जेका आहे असां कंहिं पॉज़िटिव तरीक़े जी जेका आहे कंट्रीब्यूशन करे सघूं सोसाइटी जे लाइ, कैनेडियन सोसाइटी जे लाइ। त उन में असां मुंहिंजो तालुक़ु साना सां बि रहियो आहे ऐं प्लस ॿियनि सां बि रहिया आहियूं। हिन वक़्तु मां कैंसा जे प्लेटफॉर्म ते आहियां ऐं सभिनी खे इनवाइट बि कंदुसि त जीअं असां ॿियनि जा मेंबर आहियूं, जीअं मां सना जो मेंबर बि आहियां ॿियनि ऑर्गेनाइज़ेशन जो बि, त असां सां बि जॉइन कयो त तमामु सुठो थींदो। My name is Rasul Khan and I'm from Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. I support Pakhtun Tahaffuz movement and I'm recently associated with Pashtun Council Canada here. I'm against any foreign occupation or any type of government not elected by the people of Afghanistan, and I'm a communist. Thank you. Thank you. मेरा नाम सिराज खान है। यहाँ पश्तून काउंसिल कनाडा के नुमाइंदगी कर रहा हूँ। साईं बशीर को खुशामदीद कहते हैं। सन हाउस हमारा दूसरा घर है। साईं कुलभरो और आदिरोही बार बार हमें मदद करते हैं। बहुत सारे दोस्तों से यहाँ से मुलाकात भी होती है। तो कनाडा में 10 साल से हूँ। बेसिकली टीचिंग से ताल्लुक़ रहा है बैक होम, फिर सऊदी अरब में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा। जी जी। और यहाँ पे पश्तून काउंसिल कनाडा हमारा एक पॉलिटिकल कम ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली लेफ्ट और नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ रहा है। और बदकिस्मती ये है कि आज हम यहाँ से मूव हो रहे हैं तो अब हम वाटरलू जा रहे हैं। आज वहाँ पे मतलब मूव कर रहे हैं। 4 साल से यहाँ पे हूँ। अच्छा। तो साइंस
से अक्सर मुलाकात होती है, हमारे अक्सर इवेंट्स भी इकट्ठे हो रहे हैं और कोशिश ये होती है कि जितने भी ऑपरेशनेशन हैं, चाहे वो सिंधी हो, कश्मीरी हो, बलोच हो, पश्तून हो, कोशिश करें कि वो एक प्लेटफॉर्म पे जमा हों। हमारी बहुत ताकत है डायस्पोरा की, हम अपनी ताकत से बेखबर हैं या हमें अंदाज़ा नहीं है, तो कोशिश करते हैं कि ऐसी कोई प्लेटफॉर्म बन जाए ग्लोबली कि जहाँ पे सारे ऑपरेशन नेशन कम से कम साल में एक दफ़ा मिलें और कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ करें। तो यही कोशिश रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मेरा नाम जौहर लवंगीन है और मेरा ताल्लुक भी पश्तून कौंसल कनाडा से है। मैं बाय प्रोफेशन इंजीनियर हूँ और पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का भी मेंबर हूँ और मैं सदर साहब बताया पश्तून कौंसल के बारे में, उसका मेंबर हूँ। साईं के साथ काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं और ये सब ने कहा कि सिंध हाउस हमारा दूसरा घर है। बहुत शुक्रिया। माय नेम इज सैयद जहांगीर शाह बुखारी, पेशावर से, और उधर से लिटरेचर में मास्टर किया पश्तो, फिर लॉ किया, लोकल पॉलिटिक्स किया उधर, और 7-8 साल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, फिर हाई कोर्ट। 2014 में इधर मूव हुए। पश्तून कौंसल कनाडा फाउंडिंग मेंबर हूँ, दोस्तों के साथ पीटीएम का मेंबर हूँ, और इसके अलावा अपने फौज, मुल्क की फौज तो लगी हुई है, पश्तूनों को मुल्ला मुजाहिद और तालिब बनाने में हम लगे हुए हैं कि उसको रुश्ती की तरफ खींचे, इंसान बनाने के लिए कर रहे हैं कोशिश। और पूनम की शक्ल का एक हमने कोशिश की थी इधर कलोड़ साहब के साथ सबके मिल के कि पूनम की शक्ल का एक कोई ऑपरेशनेशन के लिए कोई बनाए एक फोरम। मशकूर हूँ कलोड़ साहब का, अदी का, कि उन्होंने आप जैसे पढ़े लिखे और खूबसूरत लोगों से मिलने का मौका दिया। ऑनर्ड टू वेलकम टू कनाडा। थैंक यू वेरी मच। साईं, मुंहिंजो नालो रज़ाक मसण आहे। पोयों पंहिंजो मीडिया सां तालुक़ु रहियो आहे, 7-8 साल जर्नलिज़म खे ॾिनो आहे। गॾोगॾु 2 सालनि खां हिते आहियां ऐं सिंध हाउस मुंहिंजो घरु आहे। इहो नंढिड़ो मुंहिंजो तारुफ़ आहे। मुंहिंजो नालो आसिफ पंवर आहे। मुंहिंजो सिंध खां दादू खां तालुक़ु आहे। हींअर मां सडबरी में थो रहां। पोएं साल मूव थियो आहियां। 13 साल कैलगरी में हुउसि पहिरियां मूंखे टोरंटो रही वियो आहियां। ऐं तव्हां सभिनी दोस्तनि जी वॾी वॾी महिरबानी, लख लाइक। तव्हां रिज़वान, तव्हां पंहिंजो साईं, तव्हां पंहिंजो तारीफ़ करायो। मुझे नालो इम्तियाज शेख है। मेरा नाम इम्तियाज शेख है। जी, मैं जानता हूँ। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और सिंध में डिस्ट्रिक्ट खैरपुर से ताल्लुक है। यहाँ टोरंटो में तकरीबन 4 साल हो गए हैं मुझे। यहाँ अपना कंस्ट्रक्शन का छोटा सा काम है। तो आजम साहब के साथ हमारा भाई बंदगी का है। आज आपसे मिलने के लिए हम आए। नाइस टू मीट यू। थैंक यू। बड़ी मोहब्बत। चलो, थैंक यू एवरीवन, मच अप्रिशिएट फॉर योर टाइम, टेकिंग टाइम एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ना फिजा तो ये कराएंगे ना, पंहिंजो तारीफ़ करायो। I'm Fiza Kohoro. I'm very passionate in human rights for all people, especially very much so for my own motherland, Sindh, but also for everybody else who is oppressed. I've spoke at the UN and the online version about Sindh before. I work with human rights in my own city with the New Canadian Centre, and I do protests with them. I do protests with World Sindhi Congress, with Sana, with everybody, and I hope to help as many people as I can in the future as I get older. Yeah, that's it. Okay, thank you everyone. So now again I'll request Fiza Kaloro that आप सबको formally वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस कनाडा चैप्टर की तरफ से वेलकम करें। फिजा प्लीज। So I'm going to be formally introducing or giving an introduction to
So, dear friends, first and foremost, on behalf of World Sindhi Congress, we gratefully welcome Saint Basir Naveed, who has kindly spared his valuable time to share experiences of his lifelong struggle. We are also grateful to all friends who have spared their time to participate in the Kacheri to discuss the current situation of Sindh, challenges, obstacles, and their solutions. Although all of us know Saint Basir, I would like to take this privilege to make an attempt to briefly talk on his struggle, contributions, and sacrifices for the cause of Sindhi people, as well as other persecuted people. More than half a century ago, Saint Basir started a journey on a path of struggle, the struggle for the betterment of humankind, the struggle for the salvation of his people and all oppressed people of the world, the struggle to seek justice, dignity, sovereignty, and progress of his motherland Sindh, and the struggle for human rights. Saint Basir started his journey in his teens and never looked back. He led the struggle wherever he was from the front, not as a passive witness or participant, but as a proactive leader. At Karachi University, when Jamaat-e-Islami ruled with reign of terror, he was one of the key people who led the foundation of progressive student politics. Then he joined trade union as a firebrand advocate for labor rights. He became an investigative journalist to expose the corruption, bankruptcy, and anti-people designs of the establishment and their collaborators. His struggle for the people displaced as a result of Liari Expressway is one of great historical significance that saved 300,000 people from misfortune and misery. He stood against the fascist rules of the army juntas of Yahya Khan, Zia, Musharraf, and against the genocide of Bengali people. He stood for the freedom of expression. He bravely fought for the rights of marginalized people. Due to his steadfast struggle against ruling elite, against their interests and narrative, on numerous times he was thrown in prison and detention centers, but nothing dithered him. Nothing frightened him. He paid the grateful price for his righteous struggle when, very sadly, his teenage son was murdered and his mutilated body was thrown in front of his office. Even after this most dreadful act, the state establishment continued to threaten him and his entire family. So he didn't have any other option but to leave his motherland. To save his family, he moved to Hong Kong. After what he has gone through, it requires the courage of a mountain to continue the struggle, and yet he continued. In Hong Kong, he joined Asian Human Rights Commission and took this little-known human rights advocacy NGO to a widely respected status in the world, particularly in South Asia. He started the procedure of petitions. Through this, the voice of hundreds of voiceless persecuted people reached the world and international organizations, including the UN. Through his efforts, lives of scores of Sindhi, Baloch, Pashtuns, and other persecuted communities have been saved. This act alone would have given him a highly respectable position in history. After coming out of Pakistan, he has continued to work tirelessly for human rights of oppressed nations, people, and communities of Pakistan, be it in the UN Human Rights Council, European Union, or any other international human rights organizations. The enemies of the people are not happy with the continuation of the struggle of Saint Basir. Even after him leaving Pakistan, they continued their efforts to silence him. They tried to deport him to Pakistan from Thailand while attending a conference. They canceled his passport and made him stateless for some time, and very recently have started another onslaught on him for being on a board of directors of an NGO. Once again, he's on the target and in danger. Sadly, Sindh is currently in one of the most darkest times in its thousands-year history. Sindhi political workers and human rights defenders are being abducted on a daily basis. Violent religious extremism is sponsored by the state in secular Sindh, and helpless Sindhi Hindus are migrating. Most vulnerable lands of Sindh are being taken away by the army and their proxies, and hundreds of thousands of acres. Water and jobs of Sindh are being stolen. Systematic efforts are continuing to convert Sindhis into minorities in their own motherland. Sindhi people are thrown into perpetual poverty, malnutrition, death, and disease. In these hardest times,
People like Sai Basir are an invaluable asset. His struggle, contributions, and sacrifices are a role model and inspiration for our struggle for our political, economic, historical, and social human rights. We are proud that one of the finest sons and ambassadors of Mother Sindh is among us to share his thoughts on how to come out of this darkness that has descended on us to bring us hope, happiness, and dignity for our people. Thank you. Thank you so much, Fiza. Actually, I also prepared an intro for Sai, but that was much better. So now we'll present Ajak to Sai, and I request Imtiaz Alam Sheikh the Sai ko Ajak pehnaye. Mehrbani Imtiaz Alam Sheikh, thank you so much. Now I'll call upon Razak Masan. Sai hite bithu aaye ta Sai ke Sindhi topi paraye. No que sentar decidió. Mehrbani Razak Masan. माने अदी रूह के गुजारिश कंदुस त साईं के गिफ्ट वेरी थोड़ा सा एक थैंक यू अब इसके साथ ना हाथ पकड़िए हाँ ये यहाँ वीडियो है साईं वीडियो है हाँ ये लाइव स्नैप भी थी मैंने मेहरबानी अदी लख लाइक है असां जेतिरो टाइम हिते वेयूं था असांखे कंहिं न कंहिं सूरत में अदी वटां गिफ्ट मिले थो कंहिं वटि गिफ्ट सभ खां वॾी गिफ्ट असांखे बशीर साहब ॾिनो आहे बिल्कुलु बिल्कुलु सही आहे हाणे असां पंहिंजो फॉर्मल वधीक असां हलंदासीं ऐं जीअं मां तव्हांखे पहिरियां ॿुधायो we try to be focused on our discussion. It's a fall of Kabul and its impact on general situation of Sindh. So ma kuch dostan ke guzarish kandus, so they just talk and try to be specific and take only 5 minutes because we are kind of running behind our schedule. So pehla ma guzarish kandus Sai ya Munir ke Sai Sana Canada ya president han ta open khalat nizar kan हाँ थोड़ा आसानी थिए आवाज़ सही तो अचे आवाज़ सही ना हाँ हेॾे हाँ हेॾे अचो तव्हां महिरबानी लख लाइक साईं या मुनीर थैंक यू ये हॉट सीट है सभिनी खे हेॾे अचिणो साईं वॾी महिरबानी साईं हाजिन साहब साईं नगीर बशीर साहब हीउ जेको टॉपिक हुयो इहो पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त ॿुधायो न वियो बताया नहीं गया था वरना हम प्रिपेयर करके आते कि भाई उसकी फैक्ट्स और फिगर लेकिन ये एक बर्निंग टॉपिक है मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई वाकया कोई 50 साल पहले हुआ हो तो मेरे ख्याल में इसमें बात की जा सकती है जो भी लोग थोड़ा बहुत जो फेसबुक पे व्हाट्सएप पे या मीडिया से या अखबार पढ़ते हैं या अपना न्यूज़ देखते हैं तो एक जनरल सा टॉपिक है और बर्निंग है पूरी दुनिया में नंबर 1 टॉपिक है मैं समझता हूँ कि वो पैंडेमिक भी आप आजकल सेकेंडरी हो गया ये फर्स्ट टॉपिक आजकल यही है हैशटैग आजकल ये फॉल ऑफ काबुल मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है जहां तक मैं समझता हूं कि क्या होना चाहिए लेकिन होगा नहीं ऐसा ये एक दीवानी का ख्वाब की तरह लगता है कि पाकिस्तान को किसी भी सूरत में इसमें अपना किरदार नहीं इसमें नहीं निभाना चाहिए कल की मिसाल कल का जो स्पोक पर्सन है कल का स्पोक जिसका अफगानिस्तान का जो शाहीन उसका जो बयान है बहुत इंसल्टिंग है न सिर्फ हमारी फौज के लिए इमरान खान के लिए पूरी पाकिस्तान के लिए उसने बोला कि भाई इनफ इज इनफ वी डोंट वांट इवन इंटरफेरेंस लेट्स डिसाइड आवर फेट बाय आवरसेल्फ वी डोंट वांट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम यू पीपल
तो ये उनको एक स्लैप है पाकिस्तान के फेस पे कि भाई आप अपना काम करें, हम और आप बॉर्डर जरूर शेयर करते हैं, लेकिन हम जो अपना जो बॉर्डर है वो हम चाइना के साथ भी शेयर करते हैं, हम अपना बॉर्डर जो इंडिया के साथ भी शेयर करते हैं. इट डजंट मीन कि आप हमारे घर में घुसें या अपने घर में से गोली चलाएं या लाठी चलाएं हम पे, हमें अपना फैसला करने दें. तो फॉल ऑफ काबुल का एक तो वो, लेकिन ऐसा होगा नहीं. जिस तरह मैंने कहा ना कि दीवाने का ख्वाब है. पाकिस्तान दुनिया में पहला जो शख्स था दुनिया में जो वो पाकिस्तान का ISI का जो डीजी था, उसने उसको विजिट किया काबुल में, मिला जाके, जो कि नहीं करना चाहिए था. और मैं समझता हूँ जब भी ऐसा कोई वाक़या होता है, जब भी ऐसा कोई इंटरनेशनल जो हैपनिंग्स होती है, सबसे पहले उसकी जो मूवमेंट आती है वो अमेरिका से आती है. लेकिन इसकी यहाँ पर जो हमारी जो मूवमेंट थी सबसे पहले पाकिस्तान से आई, और एक नेचुरल सी बात लगती है कि होगा इस तरह से. जो कि और सिंध के अगर हम तनाजुर में देखें जी, मेरे ये भाई बैठे हुए सरहद से या पख्तूनख्वा से जो बैठे हुए हैं, इनसे भी माजरत के साथ देखिए जी, काबुल से लोग चलते हैं, ठीक है, वो अपना पता नहीं कितनी एजेंसीज को क्रॉस करते हैं. पेशावर क्रॉस किया, उसके बाद लाहौर किया, मुल्तान किया, भावलपुर किया, कराची. उसका 70% जो इन्फ्लक्स है वो हम पे होता है, जो सिंध में जो लोग रहते हैं, ठीक है. तो वो हो रहा है, 10-15 हज़ार लोग रोजाना वहां से आते हैं. अगर आप ये समझते हैं कि वो बॉर्डर से जो लोग क्रॉस करते हैं, 10,000 लोग अगर क्रॉस करते हैं, उसमें से मुश्किल से 2,000 लोग वहां होंगे, 7,000-8,000 लोग तो हमारे यहाँ सिंध में, वो कराची, हैदराबाद में. मेरा ताल्लुक सखर से है, तो सखर अब कहने को तो सिंधियों का शहर है, लेकिन हम लोग जो वहां पे रहते हैं सखर में, वो अड़ोस पड़ोस में, गाँव के इलाकों में, लेकिन जो शहर में जो कंट्रोल है वो अफगानी, हमारे जो अफगानिस्तान से जो लोग आते हैं, तो उनका वहां पे एक छोटा सा शहर है सखर. और कराची तो आपको पता है पूरा भरा हुआ है वहां पे. तो सबसे जो उसका जो इम्पैक्ट जो सबसे ज्यादा होगा हम पर होगा, सिंधियों पर होगा, सिंध में रहने वाले लोगों पर होगा. और देखिए अफगानिस्तान से जो लोग आते हैं वो एक सिर्फ लोग नहीं आते वहां से, लोगों के साथ एक मंशियात भी आती है, एक माइंड सेट भी वहां से आता है. वो बुर्का पहनने का रिवाज भी वहां से आता है कि बुर्का पहने वरना गोली मार देंगे. मदरसे भी आते हैं, मस्जिदें भी आती हैं, क्लाशनकोव भी आती है. वो एक शख्स नहीं आता, वो उसके साथ एक पूरी सोसाइटी, एक पूरा एक माइंड सेट वो उसके साथ आ रहा होता है. तो उसका आप ये देखें कि जितने भी ये धमाके, खुदकश और अफगानिस्तान में आप जो लड़ने के लिए जो लोग जाते थे यहाँ से, वो बड़े अफसोस के साथ हमारे सराइकी बेल्ट के लोग होते थे और पंजाब, सेंट्रल पंजाब के लोग होते थे. लेकिन अब सिंध का भी लोग जा रहे हैं, और हमें इस बात का भी अफसोस है कि जो अफगानिस्तान से जो माइग्रेशन हो रही है, हमारे भी अपने लोग भी कुछ इन्वॉल्व हैं, जो उनको सहूलतकार हैं, जो फैसिलिटेट करते हैं उनको. ये भी एक बड़ी हमारे लिए तशवीश वाली सूरत हाल है. लेकिन सबसे ज्यादा उसका जो इम्पैक्ट होगा हमारी इकोनॉमी पे होगा, हमारी सियासत पे होगा, हमारे रहन सहन पे होगा, हमारे अजरक, हमारी टोपी पे होगा. क्योंकि ऐसा वक्त आएगा, हमें सोचना चाहिए, और कि ऐसा वक्त आएगा कि हम फिर अजरक पहन के कराची में नहीं घूमेंगे. हम इनसे कहा जाएगा कि भाई ये सिंधी टोपी मत पहने, वो टोपी पहने जिससे नमाज पढ़ी जाती है. ऐसा वक्त भी आएगा. हम इस सिलसिले में मैं अपने भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा, मोदबाना से दरख्वास्त होगी, हमारे जो पठान भाई हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो हमारे मेहमान हैं यहाँ पे, जो हमारे बलोच भाई हैं अगर यहाँ पर हैं, तो सराकी भाई हैं, पंजाबी भी हमारे भाई हैं. तो देखिए ये जो मसला है, ये सिंधी का मसला नहीं है. ये जो मसले की बात हो रही है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है. जो भी कौमें आप भी वहां पे रहते हैं, आपके लिए भी ये मसला होगा, और मसले हो रहे हैं. आपके 30,000 लोग हमारे मारे जा चुके हैं पूरे पाकिस्तान से, विदाउट एनी रीजन. हम हिस्सा नहीं है इस वार का, लेकिन फिर भी हमारे लोग मार चुके हैं. तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे, हम सिंधी में बोलते हैं कि आप हमारे बांह बेली हो, हमारे शोल्डर टू शोल्डर हमारे साथ स्ट्रगल करें कि भाई आपका मसला, आपने जब खुद कह दिया है, आपके स्पोक पर्सन ने कह दिया अफगानिस्तान से कि भाई ये हमारा मसला है, डोंट इंटरफेयर इन आवर मैटर्स, तो मेहरबानी करके अपने बॉर्डर भी बंद करें, अपने लोगों को अपने तक संभालें. वहां पे हमारे पास क्यों ये लोग आते हैं यहाँ पे, ठीक है, हम खुद भूख मर रहे हैं यहाँ पे, आप वहां से लोग. तो सबसे बड़ा जो हमें मसला है वो ये इनकी माइग्रेशन का मसला है. हम अभी तक भुगत रहे हैं,
اور ابھی اور لوگ بھی آئیں گے تو اس سلسلے ہمارے مسئلے بڑھیں گے. تو یہی ایک میری ایک ایڈوائز ہوگی, ریکویسٹ ہوگی, اور یہی میرا پوائنٹ آ گئی. بہت شکریہ. سائنجا منیر, پریزیڈنٹ سانا کینیڈا, آپ کی بڑی بڑی مہربانی, ویری اسپیسیفک ٹو دا پوائنٹ, مچ اپریشیٹڈ. ناؤ آئی کال اپان سائن سراج خان, پریزیڈنٹ پشتون کاؤنسل آف کینیڈا. آپ ادھر آئے ہیں, اپنے خیالات کا اظہار کیجیے. سائن سراج خان. تھینک یو. جو افغانستان کا مسئلہ ہے یہ کوئی آج کا نہیں ہے. ہم ہزاروں سال سے جو بھی انویڈر آئے ہیں ہم راستے میں پڑے ہیں. وہی ایک در آئے جس سے لوگ ادھر آتے تھے, چاہے الیگزینڈر آیا, چاہے عرب آئے, چاہے ٹرکس آئے, جو بھی آتے تھے وہ ادھر ہی سے آتے تھے, اور پہلا حملہ ہم ہی پہ ہوتا تھا. تو ہم تاریخ کے مارے ہوئے ہیں, اور ابھی تک گریٹ گیمز کے اس پالیٹکس میں ہم ہی مر رہے ہیں. گزشتہ 40 سال میں کوئی 3 ملین افغان مرے ہیں, کچھ اپائج ہوئے ہیں, کچھ بے گھر ہوئے ہیں. یہ ہماری افغانوں کی بدقسمتی ہے کہ وہ ہمسایہ ہیں پاکستان کے. سب افغان یہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ایسے ملک کے ہمسایہ ہیں جو پہلے دن سے ہی ہمارے استقلال, ہماری سورنٹی کے خلاف ہیں. میں بحیثیت افغان, ایک پراؤڈ افغان, میں یہی کہوں گا کہ ہمیں ڈسکریج کرنا ہوگا افغانستان سے. جو بھی لوگ مائیگریٹ کرتے ہیں ہمیں ڈسکریج کرنا چاہیے. گزشتہ 40 سال میں 3.5-4 ملین افغان جب پاکستان میں آئے تو ان کی ایک برین واش کی گئی ہے. آج جو طالب اور مجاہد ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہاں کے اسکولوں میں, یہاں کے مدرسے میں, یہاں پہ امریکہ میں ان کے لیے نصاب تیار کیا گیا. ان کو میتھمیٹکس اس طرح پڑھائی جاتی تھی کہ 2 گولی جمع 2 گولی 4 ہوتے ہیں. میرا ماموں مجاہد ہے, وہ بندوق سے یہ کرتا ہے, پھانسی سے راکٹ سے یہ کرتا ہے. اسی طریقے سے ان کو پڑھایا گیا ان مدرسوں میں جو کیمپ میں وہ رہتے تھے. ایک انہیومن لائف وہ گزار رہے تھے. اور ملٹری کارپوریشن کا اگر 40-50 اور بڑے بڑے بزنس ہیں تو یہ بھی ان کا ایک بزنس ہے کہ لوگ وہاں سے پہلے بے گھر ہوں, پھر ان کو مارا جائے, پھر یہاں پہ آ کے ان کے سر پہ پیسے کمائے جائیں. تو کوئی بھی بندہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے کسی اور جگہ پہ چلا جائے. ہم اگر یہاں کینیڈا میں ہیں, ٹھیک ہے, ہم خوشحال زندگی گزار رہے ہیں, پیسے بھی ہیں, کھانے بھی ہیں, سب کچھ ہے, عزت بھی ہے, ایکویلٹی بھی ہے, لیکن پھر بھی صبح شام دوپہر ہر وقت ہم اپنا گھر, اپنا مدر لینڈ ہم مس کرتے ہیں. تو اسی طرح وہ لوگ بھی جب ادھر آتے ہیں تو وہ بے بسی اور اس کے حالت میں آتے ہیں. میں بالکل آپ لوگوں کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ افغان ریفیوجیز کی آنے کو ہم ڈسکریج کریں گے. ہم ان سے بھی درخواست کریں گے کہ اپنے ملک میں ہی رہیں. مرنا تو انہوں نے ہے, مارنا تو وہ تو مارنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. یہ تو ان کا ایک پروجیکٹ ہے, پروجیکٹ طالبان, ایک پروجیکٹ ہے جو گزشتہ 40 سال سے وہ چلا رہے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ. ہمیں بحیثیت پاکستانی ڈیاسپورا یا آپریشن نیشن ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس مسئلے کو اجاگر کریں اور عالمی برادری سے کہیں کہ آپ جو پیسے یا جو امداد ان کو دیتے ہیں وہ یا تو ہمارے مارنے پہ استعمال ہوتا ہے یا ہمیں بے گھر کرنے پہ استعمال ہوتا ہے. تو میں بالکل آپ لوگوں کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. میں اپنے افغان بھائیوں سے بھی یہی کہوں گا کہ وہ اپنے ہی ملک میں رہیں, وہیں پہ مزاحمت کریں, وہیں پہ استقلال و استقامت کے ساتھ رہیں. تھینک یو سو مچ. بڑی بڑی مہربانی سراج خان. اینڈ جو آپ نے باتیں کی بالکل ایک حقیقت پہ مبنی ہے. ہمیں کسی بگ گیم کی سازش کا حصہ نہیں ہونا چاہیے, اور یہی افغانستان کے پیپل کے حق میں ہے کہ آف کورس دیر از انفارچونیٹ ٹائم فار دیم, بٹ انٹرنیشنل کمیونٹی اینڈ اٹ سیلف افغان they need to keep them inside the Afghanistan or by the Afghanistan so they can at the good time they can move back to their homes. اس کے بعد میں
I'll request Saint Jahangir Bukhari साहब पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के एक्टिविस्ट हैं कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें. प्लीज़ सर. थैंक यू. मेरा तो कोई ऐसा बोलने का इरादा नहीं है, लेकिन जो भाई ने बात की है उसके हवाले से सिर्फ एक क्लियरिफिकेशन करना चाहता हूँ. सारी दुनिया जहान के लोग पख्तून को मारने के लिए इकट्ठे हो गए और अफगानिस्तान को एक मुस्तकिल तंदूर और जहन्नुम बनाया हुआ है. इंसान बेचारे क्या करें. ब्रिटिश हो गया, अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, पाकिस्तान आर्मी तो है ही इस प्रोजेक्ट पे, वो तो उसकी तो सारी नौकरी यही है. तो साईं हमारे तरफ से तो लाल शाहबाज कलंदर भी आए हैं अफगानिस्तान से, सिंध धरती पर. हमारा तो एक रूहानी रिश्ता भी है सिंध के साथ. तो ये कहना कि वो लोग सर छुपाने के लिए अगर आ रहे हैं तो जरा देखना होगा कि क्या कर रहे हैं, बाकी दुनिया क्या कर रही है. अफगानिस्तान से वो लोग क्यों निकल रहे हैं. उस दिन एक अंग्रेज से बात हो रही थी मेरी, तो उसने कहा कि बहुत से अफगान्स आर माइग्रेटिंग टू कनाडा एंड अमेरिका. सो मैंने कहा कि आप लोग मारने के लिए आए हैं उधर, घर में चैन से नहीं रहने देते, तो हम तो दुनिया में फैलेंगे, इधर उधर जाएंगे कहीं सर छुपाने के लिए. पख्तूनों की तबाही उस और पख्तूनों को मारने के लिए जितने ट्रिलियंस और जितने डॉलर लगाए गए हैं, क्या किसी और कौम को मारने के लिए, खत्म करने के लिए कोई मिसाल दे सकता है कोई मुझे? सिर्फ पख्तून को मारने के लिए. सब साईं नवीद बशीर साहब, अगर इस पे थोड़ा सा मेरा ये सवाल है, आज की महफिल में मेरा एक ही सवाल है, क्यों सारी दुनिया पख्तून को मारने पे तुले हुए है? सारी दुनिया यानी सिविलाइज्ड कंट्रीज, अमेरिका, वर्ल्ड पावर्स और जो भी. बस हम तो सिंध के साथ मेरा अपना एक रूहानी रिश्ता है, तो मैं सिंधियों की दिल से कदर करता हूँ, जाता रहता हूँ. उधर बड़े बाबे हैं, हम सलाम के लिए जाते रहते हैं. मौला खुश रखे सब. मेहरबानी साईं जहांगीर बुखारी साहब. इट्स अनफॉर्चुनेट कि हम जो रीजन में हमारे जो मसाइल हैं पश्तूनों के साथ, सिंधियों के साथ, बलोचों के साथ, और जैसे आपने पहले कहा कि हमें साथ मिल के एक मुट्ठी बनकर इसका मुकाबला करना होगा, इसलिए कि हमारा दुश्मन भी एक ही है. मैं कश्मीरियों के साथ उनका नाम लेना बिल्कुल 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 बिल्कुल. Now I call upon Adi Afaf Azhar. He's a human rights activist to talk. Please. जी अस्सलाम वालेकुम. मैं समझती हूँ कि मैं यहाँ पे सबसे खुशकिस्मत हूँ कि मैं ना खुद को सिंधी कहती हूँ, ना पंजाबी, ना पश्तून, ना किसी से ताल्लुक़ नहीं. मैं इंसान समझ के बात करती हूँ, हर किसी से इंसान अपने आप को समझती हूँ. और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मैं जहाँ पैदा हुई लीबिया में, वहाँ से पाकिस्तान मूव हुई, थोड़ा अर्सा रही, वहाँ से बाहर आ गई. और उस हिजरत ने मुझे वो माइंड सेट नहीं ग्रो होने दिया मेरे जहन में जो एक बिलोंग करता है किसी एक जगह से. तो मुझे इंटरनेशनली एक ऐसा पर्सन बना दिया कि जो मैं हर इंसान के लिए वही दर्द रखती हूँ जो अपने लिए रखती हूँ. तो सबसे बड़ी बात थी जो अभी तालिबानियत की बात हो रही थी. मैं समझती हूँ तालिबानियत जो है उसका ताल्लुक वो कोई एक फिरका नहीं है या एक ग्रोह नहीं है, एक प्रोडक्ट है और एक माइंड सेट है जो क्रिएट किया गया है और जो एक बड़ी मेहनत से, काविश से एक पौधा लगाया गया था जो अब ग्रो होके हमें जो फल दे रहा है. हमें सिर्फ वो नज़र आते हैं जो दाढ़ी रख के, बंदूकें उठा के, जो सर पे मुसल्लत होके हमें जबर करते हैं, तो हमें नज़र आते हैं कि ये तालिबान है, जबकि हमारे घरों के अंदर वही पौधा मौजूद होता है, हमें नज़र नहीं आता. अब अगर मैं यहाँ पे किसी को कहती हूँ, किसी को जीने का हक नहीं देती, या मैं अपनी मिसाल देती हूँ कि मैं 5 बरस पहले पाकिस्तान गई थी,
تو مجھے نہیں پتا تھا قطن بھی کہ سندھ اور پنجاب کے درمیان میں جانتی ہوں بہت سے سندھیوں کو ان کے ساتھ پروجیکٹ کرتی رہتی ہوں دن رات پنجاب میں بھی، لیکن مجھے ان کے درمیان میں کتنی نفرت ہے اس کا اندازہ ہی نہیں تھا. مطلب میں نے جب ان لوگوں کے کچھ سندھی دوست تھے فیصل آباد آئے سیمینار اٹینڈ کرنے، تو وہ نیشنلسٹ تھے میرے لیے تو دوستوں کی طرح سے سارے، لیکن ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے جس طرح وہ پنجابی حساس ہو رہے تھے، بار بار ان کو لے رہے تھے، ان کے لیے میرے لیے اتنا مشکل تھا بیلنس کرنا کہ میں بار بار ایک برج بنی ہوئی تھی درمیان میں جو ان کو بھی کول ڈاؤن کرتی تھی ادھر سے ان کو بھی، تاکہ کوئی ایسا ماحول نہ خراب ہو. تو مجھے فرسٹ ٹائم وہاں جا کے اندازہ ہوا کہ یہ ہمارے اندر تو اتنی نفرتیں ہیں کہ ان چیزوں پہ ایک ریجن میں ایک ملک میں صرف زبان کی بنا پہ، اور جبکہ ہم یہاں کینیڈا میں ہیں، کتنی ہزاروں قومیں یہاں آباد ہیں، ہزاروں زبانیں ہیں، ہمارے ہمسایوں میں کون رہتا ہے، جو بھی ہے ہم بحیثیت انسان ان سے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں نہیں پتا کہ ان کا کیا پیچھے بیک گراؤنڈ ہے. ہم ان سے ایک سڑک پہ آ کے انسان بن کے ملتے ہیں، نیبر ہے ان کا وہی پاس کرتے ہیں. جب ہم یہاں آ کے انسان بن کے رہ سکتے ہیں تو اپنے ملک میں کیوں نہیں؟ وہاں پہ کیا چیزیں ہیں جو ہمیں ڈیوائیڈ کرتی ہیں؟ تو یہ جب ایک بارڈر ہے آپ کا، جب سندھی جو ہے پنجاب کی سرحد کراس کرتے ہیں تو وہ ایسے ٹریٹ کیے جاتے ہیں جس طرح اچھوت ہیں. اسی طرح پنجابی اگر اس طرف چلتے ہیں، پختون ادھر آتے ہیں. اب طالبانیت جو ایک ایسی چیز کریٹ کی گئی پورے ریجن کے اوپر جو نہ بلانگ کرتی ہے افغانستان کو، نہ بلانگ کرتی ہے پختون کو، نہ کوئی سندھ سے. سندھ میں اگر آپ دیکھیں ان لوگوں کا اتنا سیکولر مائنڈ سیٹ ہے، آج وہاں پہ ہندو کنورژن ہو رہی ہے، مطلب گرلز کی کیوں، مطلب نوجوان لڑکیاں بیچاری نابالغ لڑکیاں 70 سال کے بوڑھوں سے بیاہی جا رہی ہیں، اور کبھی یہ ایک لمحے کو خیال نہیں آتا. کورٹ میں بھی جو جا رہے ہیں کیس ان کو ڈینائی کر دیا جاتا ہے صرف اس بہاف پہ کہ اسلام میں 4 اجازت ہے، ان کو اسلام وہ دے دیتی ہیں، مسلمان ہوتی ہیں تو ان کو الاؤڈ ہو جاتا ہے. مطلب کبھی ایک لمحے کو نہیں خیال آتا ان کے والدین پہ کیا گزرتی ہوگی ان بچیوں کے، اور کیا گزرتی ہوگی ان کی زندگیاں کیا، لیکن کوئی سوچتا ہے ان چیزوں کو. یہ وہ چیزیں ہیں، یہی تو طالبانیت ہے اور کیا ہے. یہ ہمارے گھروں میں موجود ہے. یہ ان چیزوں، یہ بیج جو اب لگ چکا ہے اس کو ہمیں ایک ایک کر کے خود کو نکالنا ہے. یہ اب جو لگ چکا ہے وہ نہیں ہم انڈو کر سکتے، لیکن خود سے ہم ایک ایک کر کے ان زہر کے بیج کو نکال کے الگ کر سکتے ہیں، اپنے اندر سے نفرتیں ختم کر سکتے ہیں. تو اس کا حل یہ ہے، نہ کہ ہم کہیں کہ افغان اگر نہ آئے کیا کہاں جائیں، وہ جو سرحد کے پار بیٹھے ہوئے ہیں مانتے ہیں کہ ہمارے وسائل نہیں. اس وقت کینیڈا کے وسائل نہیں ہیں، لیکن کینیڈا میں جب طالبان آئے ہیں تو پہلے یہاں کے جسٹن ٹروڈو نے کیا کہا تھا کہ سب آ جائیں یہاں پہ، کتنوں کو بلایا تھا. لیکن ہم بھی اگر یہ سوچیں ہمارا ٹیکس کا یہ بن جائے گا، ہمارے اوپر برڈن بنے گا، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، اور جو نظر آ رہے ہیں ہمارے بھی جاب لیس ہوئے ہیں کووڈ کے دنوں میں، ہم لوگ بھی ہم یہ چیزیں سوچیں تو ان پہ کیا گزرے گی جو وہاں ہیں. اور تیسری بات یہ آتی ہے مین کہ جو ابھی جو وار ہوتی ہے نا، جنگ کسی بھی ریجن میں، جو آپ کے سوال کا جواب ہے، یہ بذات خود ایک بزنس ہے. امریکہ جو ہے اگر اس کا سب سے بڑا دنیا میں اسلحے کی انڈسٹری کیا ہے، کن کے پاس ہے آپ یہ دیکھ لیں. پھر جو مدرسوں کی انڈسٹری کس کے پاس ہے، ایک طرف اسلحہ ہے جو وہ بیچنا چاہ رہے ہیں اپنا، اور دوسری طرف جو ہے انہوں نے کن کو اپنا جو ہے پروڈکٹ مینیجر بنایا ہوا ہے، سعودیہ کو، جو آپ لوگوں کو مذہب بیچ رہا ہے اور مدرسے وہاں پہ لگا رہا ہے، آپ کا مائنڈ سیٹ خرید رہا ہے، اور وہاں پہ وہ لوگوں کو پیدا کر رہا ہے جو ہم لوگ ہیں ہی نہیں. ہمیں وہ کنورٹ کر رہا ہے ان چیزوں میں جو ہم ہیں ہی نہیں، جو ہم نہیں تھے. وہ کلچر ہمیں دے رہا ہے جو ہمارا کلچر نہیں ہے، وہ زبان ہم پہ مسلط کی جا رہی ہے جو ہماری ہے نہیں ہے. تو یہ سب نفرتیں جہاں سے آ رہی ہیں ان روشن دانوں کو بند کرنا ہے. اگر ہم ان کو کامیاب ہو گئے تو ہماری نفرتیں آپس کی بھی ختم ہو جائیں گی. تھینک یو. تھینک یو ابھی افاف اظہر. اصل میں جیسے ہم نے پہلے کہا کہ جو افغانوں کی جو صورتحال ہے ہمیں اس کا افسوس ہے، وی سمپیتھائز ود دیم، بٹ جو مائگریشن اور اس وجہ سے جو امپیکٹ ہو رہے ہیں نا، وی آر کنسرن آن دیٹ ون. سو دے نیڈ ٹو بی ریزالو ان دا بیسٹ پاسبل وے ایز پر انٹرنیشنل لا. سو وہی ہماری ہے کہ بالکل ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کے یہاں امن ہو اور ایسی صورتحال ہو کہ جیسے صورتحال ان کے ملک میں بہتر ہو کہ وہ اپنے گھروں کو جا سکے جیسے ہر کوئی جانا چاہتا ہے. اور آئی وڈ ریکویسٹ سائیں بصیر if you want to later on
elaborate this part, like because we are not against because for that reason that he is Punjabi or he is Afghan. It's not like that. हम सूफी लोग हैं, हम पंजाब के सूफी कल्चर्स को अप्रिशिएट करते हैं. हमें उस धरती से कोई गिला नहीं है. हमें हमारी लड़ाई हमारी जो बात है उस माइंडसेट से जो हमारे हुकूक को सबॉटेज करते हैं, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं. तो एक्चुअली इस काइंड ऑफ it's sometimes a gray area, so we need to clear, like we make a line, and of course if you take some time to talk on that part too. Again, thank you very much the Afaf Hazar. उसके बाद मैं गुजारिश करूँगा साईं वलीउल्लाह शाह से कि आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें. साईं वलीउल्लाह शाह साना अंटारियो चैप्टर के प्रेसिडेंट हैं. साईं. थैंक यू. मेरे ख्याल में कि जो मैं 1979 से शुरू करूँगा मुख्तसरन कि इन्वेडर्स जो आए, फर्स्ट रशिया आया, फिर उसके बाद यूएसए, तो उसकी वजह से सफरिंग्स, ह्यूमन सफरिंग्स हुई दोनों साइड पे. और इस बट नेचुरल के लोग जब जंगें होती है तो वो माइग्रेट करेंगे. हमारा सिर्फ कंसर्न ये है कि माइग्रेशन, ठीक है, हमें सिंपैथीज हैं, अफगान इमिग्रेंट्स हैं, अदर्स जो भी हैं, मगर पाकिस्तान में अगर दूसरी जगहों पे सूबों में उनको मुंतकिल किया जाए, ये पूरा बर्डन जो सिंध के ऊपर नहीं होना चाहिए. क्योंकि सिंध में आप कराची को एक ले लें तो उस पर बिहारी हैं, बर्मी हैं, पता नहीं ईरानी हैं, अफगानी भी तकरीबन मेरे ख्याल में 4 बिलियन है, 4.4 or 5 मिलियन पीपल है कराची में. तो वहाँ एक 2 करोड़ की आबादी का शहर है, उसमें जो सोशल फैब्रिक है वो भी चेंज हो जाएगी. और दूसरे मसाइल अमन अमान के भी हो रहे हैं, क्योंकि सारे अफगानिस्तान खराब नहीं, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुलव्वस हैं इसमें, ड्रग में, ट्रैफिकिंग में और असलहे में. आपको बताऊं कि जो अपर सिंध है ना, वहाँ पर ऐसे कर्जे के तौर पर दिए जाते हैं कि अभी इतने पैसे ले लो, ये हथियार ले लो और बाकी बर्न में ले लेना. तो पूरा इलाका वो जंग का हो रहा है समा, और वहाँ पर पुलिस का भी कोई कंट्रोल नहीं, परहैप्स वो भी उनसे मिली हुई है. तो हमारा सिर्फ ये कंसर्न है कि जो सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होंगे सिंध में, उसके हिसाब से भी हमें सोचना चाहिए. ये सिर्फ मुख्तसर में अर्ज करूं. थैंक यू. चलो, मेहरबानी साईं वलीउल्लाह शाह. साईं खैमान कोलाची साहब, वेलकम. मेहरबानी है तव्हां अची वियो. Now I'll call upon साईं मुमताज़ खान. साईं मुमताज़ खान जो तालुक आज़ाद कश्मीर सां आहे ऐं साईं पाकिस्तानी कश्मीर. साईं का ताल्लुक यूके PNP यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी से ताल्लुक है. और साईं को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज साईं आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें. दिल चाह रहा था कि आजाद कहूँ. थोड़ी देर के लिए हम भी सब खुश हो जाते हैं. जैसे आप आजाद हैं ऐसे ही हैं. तो मैं सबसे पहले वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस का मशकूर हूँ बुलाने के लिए. हमारे दोस्त जनाब बसीर नवीद साहब जो जिनके एजाज़ में ये प्रोग्राम किया गया है, और उनसे हमारा एक सियासी तल्लुक़ काफ़ी अरसे से है. जहाँ पे जो मौजू है, मुझे थोड़ा सा वो हुआ कि मौजू शायद जो रखा गया है उसके जो सियासी एस्पेक्ट्स थे उससे हट के कुछ दूसरे पे सारे लोग चले गए. मैं ये समझता हूँ कि लोग कोई अपनी खुशी से माइग्रेट नहीं होता. माइग्रेशन एक कर्ज होती है, और वो अफगान हूँ, वो कोई मतलब दूसरी कोई कॉन्फ्लिक्ट जो सिचुएशन में जो टेरिटरीज हैं वहाँ पे, जो चीज़ इसमें हम भूल गए कि वो क्यों माइग्रेट हुए हैं और कौन कर रहा है उनको माइग्रेट. और अफगानिस्तान के अंदर मतलब
जो जिन लोगों का लेजिटिमेट राइट है वहाँ की हुकूमतें बनाने का, उनको जो है वो तब्दील करने का, जब वो राइट आप जो है वो एक दूसरा मुल्क दूसरी जगह बैठ के गन के जरिए आप वहाँ के अवाम को जो है वो महरूम करेंगे। 20 साल जो है वो तालिबान अमेरिका के खिलाफ ये जंग लड़ते रहे और वहाँ की जो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट थी उसको हटाने के लिए, तो वो कहाँ पे थे, उनके बेसिस कहाँ पे थे, उनकी पुष्टपनाही कौन कर रहा था, उनकी इमदाद कौन कर रहा था, ये तमाम जो है वो फैक्टर्स हम भूल रहे हैं। और जब आज तालिबान वहाँ पे जाके बैठे हैं 20 साल के बाद, और अमेरिका कोई शिकस्त, यहाँ पे एक जनरल नोशन है कि अमेरिका को शिकस्त हो गई और अमेरिका भाग गया, नहीं। अमेरिका ने अपनी तरजीहात जो है वो उसमें तब्दीली लाई। उसके सामने इससे बड़ी तरजीहात हैं जियोपॉलिटिकली खित्ते के अंदर। वो ज्यादा फोकस करना चाहता है अपने रिसोर्सेज सारे चीजों को बचा के चाइना को कंटेन करने के लिए, दूसरी जगहों पे और उसको ये पता है कि हम जब यहाँ से निकलेंगे तो जो पाकिस्तान जो ख्वाब देख रहा है कि जो है वो अफगानिस्तान जो इसको वो अपना 5वां सूबा और स्ट्रेटेजिक डेप्थ के नाम से जो है वो कहते हैं, तालिबान जिनको वो स्ट्रेटेजिक एसेट्स कहते हैं या दूसरी जो तंजीमें हैं, बदकिस्मती से मेरा ख्याल है किसी एक ने, हमारी खातून जो है उन्होंने कहा कि अमेरिका वेपन बेचता है और एक जो है वो आइडियालॉजी बेचते हैं दूसरे मदरसों के जरिए। ये एक बड़ा खतरनाक खेल खेला जा रहा है और जिसमें सबसे बड़ा जो रुकावट थी वहाँ पश्तून नेशनलिज्म था उस खित्ते के अंदर, चूंकि अफगानिस्तान में और पाकिस्तान के दरमियान एक है जो है वो तारीखी तनाज़ा मौजूद है ड्यूरेंट लाइन का, जिसको आज तक किसी अफगान हुकूमत ने तस्लीम नहीं किया है। और चूंकि वही हिस्सा जो डिवाइडेड था पाकिस्तान के तहत, वहाँ पे पश्तून नेशनलिस्ट जो है वो ज्यादा पावर में थे, जिनको 47 के बाद भी एक जो है वो गैर जमहूरी तरीके से हटाया गया। और उसके बाद जब देखा कि ये लोग स्टिल वहाँ पश्तून जो है वो नेशनलिज्म एग्जिस्ट कर रहा है, तो पाकिस्तान की बदकिस्मती से जो वहाँ पे एक रियासत बनाई गई लोगों की वेलफेयर के लिए, उसको सिक्योरिटी रियासत में तब्दील करके वहाँ पे वहाँ की जो कौमों के जो लेजिटिमेट राइट्स थे उनसे महरूम करके इस्लाम के नाम पे वो एक नेशनलिज्म जो है वो सूडो नेशनलिज्म क्रिएट करने की कोशिश की गई, जिसके नतीजे में जिन्होंने रेजिस्ट किया वो उसके विक्टिम बने। वो कौन थे? वो पश्तून नेशनलिस्ट थे। वो नैप हुई हो, वो ANP हुई हो, या आज की जो PTM है वो हो या दूसरे। और मेरा ख्याल है जो पश्तून अफगानिस्तान के अंदर जो हुकूमतें जो है वो हटाई गई, वो भी इसीलिए हटाई गई कि उन्होंने कहा कि हम एक इंडिपेंडेंट मुल्क हैं, ये हमारा राइट है अपनी सोवरेन जो है वो फॉरेन पॉलिसी बनाने का। हमें जो है वो डिक्टेशन इस्लामाबाद से नहीं आनी चाहिए या कहीं और से नहीं आनी चाहिए। ये वो बुनियादी तनाज़ात हैं। मेरा ख्याल है इसके ग्लोबल जो है वो एस्पेक्ट हैं, इसके रीजनल एस्पेक्ट हैं, लेकिन चूंकि टाइम यहाँ पे महदूद है, दोस्त जो है वो बसीर नवीद साहब को सुनना चाहते हैं, इसकी डिफरेंट डायमेंशन है। लेकिन आपसे मैं ये कहूँ कि 20 साल का अरसा ये पाकिस्तानी, ये अफगान खुद नहीं आ रहे हैं, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने लगाया है वहाँ की हुकूमत को डिसलाज करने के लिए, वहाँ के लोगों को जो लेजिटिमेट जो राइट्स थे उनसे महरूम करने के लिए। और आज आप ये देखें कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत अपने जो है वो इश्यूज से ज्यादा वो ऐसे लगता है कि अफगान तालिबान की तर्जमान है। हमें इस पे में भी जो है वो तालिबान जो है वो उनको कहते हैं कि आपको कि ये कोई हक नहीं है, लेकिन उन तालिबान को भी ये पता है कि हम इनके बगैर जो है वो अभी फिलहाल चल नहीं सकते, और पाकिस्तान भी जो है वो ये समझ रहा है। और ये जो एक जनरल जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं कि चाइना आएगा यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, दूसरा होगा, ये मेरा ख्याल है आपको अगले 6 महीने में बहुत सारी सूरत क्लियर हो जाएगी। आपको पता चलेगा कि तालिबानाइजेशन आपको पाकिस्तान के अंदर इस वक्त नजर आ रही है कि वहाँ का वज़ीर-ए-आज़म ये ऑर्डर पास कर रहा है
कि आप यूनिवर्सिटीज के अंदर ये ड्रेस पहन के जाएंगे, एक सिलेबस जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। ये सारी चीजें उसी तालिबानाइजेशन, आप गन से ना परेशान हो, आप हेरोइन से ना परेशान हो, आप माइंड सेट से परेशान हो, जो पूरी सोसाइटी को तालिबानाइज वहां पे कर रहा है। और जिसके हम विक्टिम में वेस्ट पे उन्होंने जो है वो पश्तून इस्लामिक नेशनलिज्म क्रिएट करने की गई, और उसी इस्लामिक नेशनलिज्म को कश्मीर के अंदर इस्तेमाल किया गया। उसी पे बुनियाद पे कश्मीर के अंदर जो एक मूवमेंट बनी थी उस लोग को इस्लामाइज करके, चूंकि वो अपना जो दो कौमी नजरिया आज तक है उसको लेजिटिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इंटरनली जो डेमोक्रेटिक जो मूवमेंट है उसको भी जो है वो इस तरीके से सुप्रेस करती है वहां की जो है वो एस्टैब्लिशमेंट। तो ये एक लंबा जो है वो गेम वहां की एस्टैब्लिशमेंट खेल रही है, जो अपने लोगों के साथ खेल रही है, अपने मुल्क के साथ खेल रही है। और मैं ये समझता हूँ कि जब तक हम असल जो है वो माइंडसेट को, असल फोर्स को, असल सोच को नहीं समझेंगे, टारगेट नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक इन मतलब इस सोच से या इन चीजों से ना तो मुकाबला किया जा सकता है, ना ओवरकम किया जा सकता है, ना एक्सपोज किया जा सकता है। शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने पश्तून दोस्तों का कि वो बहुत ज़्यादा मसरूफियत के बावजूद उन्होंने टाइम निकाला उनको जाना है। तो हमारी सुने बगैर कैसे जाएंगे? अपने सुना के चले जाए। तो एक आध तो चले साईं खे बसीर खे छुड़ायो किसी को कुछ बोलना तो नहीं तो उनके साईं के तो आप लोग खाना खा के जाइए ना। चलो चले साईं टाइम चलो सही आहे। साईं नवीद बसीर के जनासी मां इंट्रोडक्शन तो सुठो ठाहियो, पर मुंहिंजे ख्याल में त फिज़ा जे ॻाल्हाइण खां पोइ ज़रूरत न आहे। बसि हिकिड़ो मां शाह जो रुगो शेर पढ़ंदुसि, माण्हू सभु न सुहिणा पखी सभु न आहिनि, कंहिं कंहिं माण्हू मंझि अचे बूझ बहार जी। साईं बसीर नवीद। उधर सामने सब नजर आएंगे, हाँ क्लियर होगा। बहुत शुक्रिया वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस का कि उन्होंने इतनी जल्दी और मुख्तसर इस पे मुझे रिस्पांस दिया, और हाजन कलोड़ो और तबस्सुम साहिबा और उनके बच्चों का, और हमारे आसिफ पवार और रज़ाक साहब और बहुत सारे दोस्त जो रोज़ाना यहाँ मिल रहे हैं 2 दिन से, उनका भी शुक्रिया। बाकी जितने दोस्त हमें मिलते रहे इन सब के, और आप लोगों की आमद का शुक्रिया। इसके साथ साथ ये हमारी फिज़ा जो है, इन्होंने, इनसे तो मैं इस बच्ची से वैसे ही मुतासिर था कि यूएन में इसने इतनी ज़ोरदार तकरीर की थी कि वाकई में बहुत पुराने जो यूएन जाते हैं उनके भी हाथ पैर कांपते हैं, लेकिन इसने बहुत अच्छी तरह से तकरीर की वहाँ पे, और वाकई में हम सबको खड़े होकर इनको वेलकम करना पड़ा, बहुत ही ज़ोरदार। और दूसरी बेटी की लगी दुआ तो बस बहुत ही ज़बरदस्त दोस्त रही पूरे जिनीवा में, उसका हंसना बहुत ही प्यारा लगता है हर एक को, बहुत मुस्कुराती है। सर खैर तमाम दोस्तों का शुक्रिया यहाँ, और सारे लोगों का। मसला सारा जो है अफ़गानिस्तान से शुरू हुआ है कि जब यहाँ से अमेरिका एकदम भाग गया, हम सब की नज़र में तो शायद वो भाग गया है, लेकिन जो दोहा में जो कुछ होता रहा उससे पहले जो बैकग्राउंड में होता रहा, उसमें तो ये है कि वो भागा नहीं है, कुछ तय मामला करके गया है वो वहाँ से, और शायद वो मॉनिटर भी कर रहा है, और इसमें तमाम तर जिम्मेदारी जो है तालिबान पर आई हुई है। तालिबान जो है वो जाहिर सी बात है कि उनका कोई ऐसा विजन नहीं है सिवाय इस्लामी निज़ाम के, जिसे वो समझते हैं कि कोड़ों से और दुर्रों से और फांसियों से वो मार के ख़त्म कर देंगे, इसके अलावा कोई और नहीं है उनका।
اور وہ شاید حل بھی نہ کر سکے مسئلے کو، چاہے ان کے ساتھ چین کھڑے ہو جائے، چاہے پاکستان کھڑے ہو جائے، اور چاہے امریکہ کھڑے ہو جائے، وہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے اتنے پیچیدہ مسائل ہیں کہ جس میں ایک یعنی طوفانی لہروں میں کوئی آپ کہیں کہ ابھرتا ہوا جزیرہ زندہ رہ جائے تو ایسا مشکل ہے کہ یہ وہ وہاں پہ رہیں، لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ بہت برے پڑیں گے۔ اور اس میں بھی ظاہری بات ہے یہ جو علاقہ ہے عراق میں جس طرح تباہی مچا کے امریکہ گیا، جس طرح اس میں افغانستان میں تباہی مچا کر امریکہ گیا، یہ اب ان کو یہ سڑتا گلتا دیکھے گا۔ اور اگر طالبان نے مسئلے حل بھی کیے تو بھی ان کے اندر کے جو کانفلکٹس ہیں وہ اس کو نہیں جینے دیں گے۔ مثلا TTP ہے، مثلا داعش ہے، القاعدہ ہے، یہ خود نہیں چاہیں گے کہ اتنی بڑی فتوحات کا جو ہے صحرا وہ طالبان کے ہاتھ مار دیں، وہ چاہیں گے کہ ان کو گرائیں اور یہ ثابت کرے کہ وہ بھی ناکام رہے۔ تو یہ انٹرنل کانفلکٹ جو ان کے اپنے ہیں اس میں بھی یہ ریجن جو ہے یہ خطرناک رہے گا۔ اگر پاکستان اس مسئلے میں کہیں گیا سالو کرنے، جس طرح جنرل حمید کو بھیجا تھا، حمید فیض کو بھیجا تھا، اور پھر ابھی ہمارے بہت سارے جنرل جو ہیں اس کام میں لگے ہوئے ہیں، وہاں اندر بھی ہیں اور باہر سے بھی بیٹھ کے طالبان کو بریف کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں اور اسٹریٹجی بتا رہے ہیں، اور پنشیر میں بھی گھس گئے تھے۔ تو یہ تو ویزیبل ہے نا، بہت ساری دنیا کو نظر آ رہا کہ پاکستانی ملٹری کس طرح انوالو ہے اور پاکستانی گورنمنٹ کس طرح انوالو ہے، یہ سب کو نظر آ رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ اگر وہاں مسئلہ سالو کرتے ہیں تو بھی پاکستان کے لیے مسئلہ کہ پاکستان کو نہیں امداد ملے گی، پھر کابل کو ہی ملے گی، اور اگر کابل میں نہیں سالو ہوتا تو بھی پاکستان کو کچھ نہیں ملے گا، مزید خرابیاں ہوں گی۔ تو ہر 2-3 صورتوں میں جو ہے وہ پاکستان ایک خطرناک صورتحال میں۔ آج کوئی بھی ان سے بات کرنے کو تیار نہیں۔ انٹرنیشنل فورمز پہ اتنے بڑے بڑے ڈسکشن ہو رہے ہیں، اس میں انڈیا کو بھی بلا لیتے ہیں اور دوسرے چھوٹے چھوٹے ملکوں کو، سینٹرل ایشین کنٹریز کو بھی بلا لیتے ہیں، لیکن پاکستان کو نہیں بلاتے کیونکہ یہ اب ارریلیونٹ ہو گیا۔ اور پھر بلنکن جو ان کا وزیر خارجہ ہے امریکہ کا، اس نے جو بریفنگ دی تھی، جو بات کی کانگریس وغیرہ میں، اس میں تو اس نے بہت زیادہ پاکستان کو جوتے مارے ہیں کہ یہ پیسے کھا کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ انہوں نے اتنا خرچہ کر دیا، پاکستان کا نام لے لے کر انہوں نے کہا۔ تو ایسی صورتحال آ رہی ہے دوستوں، اور ڈیٹیل میں لمبا نہیں جائیں گے، یہ مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں، ایسی کوئی میں نئی بات نہیں کروں گا جو آپ لوگ نہیں جانتے، لیکن جو میں جانتا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسی کوئی سچویشن نہیں آ رہی کہ پاکستان میں کوئی صورتحال بہتر ہو جائے۔ اور پاکستان میں جب ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے تو یہ سوچئے کہ ہمیں کچھ نہیں ملنے کا، جو کچھ بھی ملے گا اسٹیبلشمنٹ کو ملے گا، نہیں تو وہ خود کھا جائیں گے بیٹھ کے، ہم سے چھین لیں گے۔ ابھی بھی ہم سے ہر چیز چھین لی، ساری کارپوریشنز، سیمی کارپوریشنز، بینک، سب۔ اب تو یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی وہ بنانے والے ہیں اپنے، تو وہ ساری ان چیزوں کو کریں گے، کوئی صورتحال نہیں ہے۔ ہمارے لیے کیا صورتحال امپورٹنٹ ہے، اس کو سوچنے کی بات ہے، جو خاص طور سے پاکستانی ڈائسپورا یا جسے ہم کہتے ہیں سندھی ڈائسپورا، ان کے سمجھنے کی بات ہے کہ کیا ہے۔ اور اس میں یہ دیکھیے کہ جس طرح سراج خان نے کہا تھا، سراج خان صاحب نے کہا تھا کہ پونم کا ذکر کیا تھا کہ جو ہے وہ آپریسڈ نیشن جو ہے وہ اپنا ایک الائنس بنا، وہ اس پہ کرنا چاہیے کام کہ بھائی یہ کس سے، وہ ایک پروسیس تھا بہت پرانا، عطا اللہ مینگل کے یا ولی خان ہوتے تھے یا جو بھی تھے اس زمانے میں، لیکن وہ چلا نہیں کیونکہ بہت سارے لوگوں کا پنجاب سے بھی انٹرسٹ ہو گیا تھا، ملٹری سے بھی ہو گیا تھا، پھر وہ کامن اینیمیز وہ نکال لیتے ہیں کوئی نہ کوئی کہ جی یہ پیپلز پارٹی اینیمی ہے، یہ نواز شریف اینیمی ہے۔
तो उसमें वो पूनम नहीं चला, और पूनम को जैसी ऑर्गेनाइजेशन को, ऑपरेस नेशन की अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को बनाने और उसके लिए काम करने के लिए बहुत ज़्यादा स्टडी की ज़रूरत है। ये चंद लीडरों के बैठने से नहीं होगा। इसको पूरी एक नीचे लेवल पे जो इस जगहों पे काम करते हैं, जो इन नेशंस के लिए काम करते हैं, उनकी स्टडीज़ को देखना पड़ेगा। ये मैं नहीं कहूँ कि जी आज इत्तेहाद हो जाए और कश्मीरी भी ऑपरेस नेशन, पख्तून भी ऑपरेस नेशन इस तरह करके हम बनाएं तो नहीं बन सकता। तो एक रात का खेल होगा, दूसरे दिन फिर हम इख्तिलाफात निकाल के ले आएंगे। तो ये उस पे चलने की बात नहीं, लेकिन है पाकिस्तान की एक ऐसी रियासत, ऐसी खूंखार रियासत बन गई है कि जो आवाम को कुछ देने को तैयार ही नहीं है। यानी आप देखें कि जिस किस्म का जुल्म चलता है यहाँ पर, उसको तो आप ये समझें कि हम अगर बाहर बैठ गए तो हम शायद उसकी हिद्दत ना महसूस करें, जिस किस्म से डिसअपियर करके टॉर्चर किया जाता है। कभी आप लोगों से जो कहीं से भी है, चाहे वो सिंधी हो, बलूची हो, पख्तून हो, जो भी डिसअपियर होते हैं वो आपको बताएंगे पता नहीं यहाँ कोई है या नहीं, क्या क्या नहीं किया जाता है। और वो वैसी रियासत में ये कि उल्टा बंदे को लटका दिया है और वो फौजी आ रहे हैं, एक ने पेशाब मुंह पे किया चले गए, फिर थोड़ी देर बाद दूसरे को लगा, फिर वो करके चले गए। किसी ने लटकते हुए कहा पानी चाहिए, उसके मुंह पे पेशाब कर दिया, कहीं वो फुजला निकाल दिया। ये जो आते हैं उनसे पूछे, वो मतलब उनको तो इतने वो शौक में होते हैं कि वो बर्दाश्त ही नहीं, बता नहीं सकते अपनी बात। और उन्हें फ्लैश बैक्स आते हैं, वो खामोश रहते हैं, वो डरे हुए रहते हैं, जरा सी आहट पे वो होते। फिर जो डिसअपियर हो रहा है उसके घर वालों की पोजीशन देखिए, मौत की इत्तला आ जाए तो काफी है, लेकिन ये तो हर वक्त इंतजार में ना, हर वक्त पता नहीं किस हालत में होगा क्या। तो ऐसी रियासत है जहां पे मतलब ये कि अब आप देखेंगे एक जमाना था हथौड़ा ग्रुप चलता था, लोग समझते नहीं थे कि मिलिट्री इंटेलिजेंस का काम है, ISI का है। आजकल एक ग्रुप चल रहा है कोई 2-3 साल से, 4 साल से, कि कम उम्र बच्चियों के साथ बुरा अमल करो और उनकी लाश लेके फेंक दो। कौन है क्या है किसी को पता ही नहीं, कौन लोग ये कर रहे हैं। कभी कोई इंसान ये कर सकता है 2 साल 4 साल की बच्ची। आप देखिए ये मिलिट्री जो है किस तरीके से, या इस्टेब्लिशमेंट कह दीजिए, इस्टेब्लिशमेंट असल में मिलिट्री के रिटायर्ड जनरल और ये ब्यूरोक्रेट्स और फॉरेन ऑफिस इनके उनके लोगों के ऊपर होता है, ये थिंक टैंक भी कहलाते हैं, बनाते हैं। तो इस तरीके से अब आप देखें कहीं आपको कोई रिलीफ मिलता हुआ नहीं मिलेगा। जुडिशरी का क्या हशर है, सबको पता है क्या हो रहा है। अभी हम लोग भी डिस्कस कर रहे थे कि जुडिशरी जो है लोगों को रिलीफ देने को तैयार ही नहीं है, जो चाहे फैसले वही जज आएंगे जो आते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हम लोगों के पास क्या रास्ते होते हैं कि किस तरीके से इन चीज़ों को हल करें। तो उस पे थोड़ी बात करने की ज़रूरत है हम लोगों को आपस में, और बात ही करना चाहिए ताकि एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ सके। टॉक एंड टॉक, क्योंकि हम अगर इस तरह नहीं करेंगे तो फिर कैद होके मुक़य्यद होके रह जाएंगे कि अपने ही दिमागों में सड़ते रहेंगे। तो ये सूरत हाल में अब मुझे जैसे आजकल के हालात हैं, या कराची की बात करते हैं या सिंध की, तो मुझे वो याद आता है कि मैं 2010 में बांग्लादेश गया था। तो वहाँ पे शाम का टाइम था, तो एक प्रोफेसर आ गया ढाका यूनिवर्सिटी का, उसने कहा मेरे साथ चलो ढाका यूनिवर्सिटी में तुम्हें सैर कराता हूँ। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी। तो वो बारिश कुछ हो रही थी और साइकिल रिक्शा उसने पकड़ा और हम दोनों चले गए। तो वहाँ पे रात हो रही थी और मुझे आ रहा था बहुत जोरों का पेशाब। मैंने कहा यार वो जगह देखो जरा मैं कर लूँ। तो वो जब उसने वहाँ पे बताया हमारे मिलिट्री की सूरत हाल कि ये चौक है, यहाँ कैंटीन है, यहाँ शाम को बैठे लड़के लड़कियाँ और कुछ प्रोफेसर आपस में बात कर रहे थे इलेक्शन क्यों मुलतवी हुआ क्यों नहीं हुआ। ये 25 मार्च की बात है। चलने वो आए और जी उन्होंने भून डाला सबको लेके,
तो हैरान रह गया, उन्होंने कहा ये यादगार है। फिर उसके बाद वो कोई जगन्नाथ था, पता नहीं क्या नाम था हॉस्टल का, उसके अंदर रहते थे हिंदू और दूसरे लोग जो स्टूडेंट थे और टीचर, वहां घुस के मार दी। वो लड़कियां हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, उन्होंने बताया कि उसमें कोई लड़की नहीं बची। इस तरह से किया यानी हमारे फौजियों ने। और मतलब वो हालात है। मेरा तो फिर शाह सब गायब हो गया। उसको कहता रहा कि आपको उधर पेशाब कराने ले जाए। मैं कब कोई नहीं आ रहा भाई, इतना खौफ नहीं। उसके बाद यही हरकत, अब वो मिलिट्री को चूंकि बहुत बुरा फेस करना पड़ा, वहां से जूते खा के निकलने पड़े। वो तो और किस्से हैं जो मैंने बांग्लादेश में देखे, लेकिन आप उसका तसलसल देखें कि उसके बाद फिर फौज ने बराह रास्त कुछ करने से अपने आप को इज्तनाब किया। ऐसी तंजीमें और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस निकाली जो मिलिटेंसी का काम करते थे, और उनका नेक्स्ट टारगेट वही कराची वो सिंध हो गया, जिससे वो नफरत फैलाते रहे। ऐसी आबादी भी उन्होंने मुंतकिल कराई जो सिर्फ अपने मकसद के लिए बात करते थे, और उन्होंने आके नफरत है कि सिर्फ हमारा राइट है कि हमको दो, दूसरे को ना दो, यहाँ कोई और ना आए कराची में, या यहाँ कोई और, ये हमारे, उन्होंने करके और फिर पूरा चलाए। 40 साल तक के पूरा सिंध जो है खून में ना आया रहा। 35 साल कर गए मेरे हिसाब से तो, लेकिन वो नफरतों की आग ऐसी है कि अभी भी कायम है। और वो 35 साल उन्होंने बराह रास्त नहीं दखल दिया। वो जो कत्लेआम उन्होंने बंगाल में करना था, वो कत्लेआम तसलसल के साथ यहाँ पर किया सिंध के। यानी पूरा सिंध ना आया है, उसका रंग ही गाढ़ा हो गया, लाल हो गया पूरा। फिर वो तालिबान और ये सब बना के मिलिटेंसी उन्होंने चलाई यहाँ पे पूरे मुल्क में, और कहते हैं कि जी हमारे फौजी शहीद हुए। ये वो तो फौजी कितने 3,000 2,500 शहीद हुए, और कहाँ हुए? सारे 80,000 तो बेचारे आम लोग शहीद हुए। और मैं तो वो उसका करता था, ये क्या नाम है इसका, जिसे आप वाना वगैरह कहते हैं, इसकी अली वजीर वगैरह से इनसे कुछ बात होती थी, तो वो बताते थे कि भाई ये तो रातों को घरों में घुस जाते हैं तालिबान वाले, पीछे से मिलिट्री वाले आते हैं। और पहले तो इन लोगों का शौक था पख्तूनवाली का, वो अब शायद कम हो गया है। पहले तो जो भी आए आ जाओ घर में बैठ जाओ, और फिर उन्होंने सब किया। तो ये सिलसिले। और फिर वहां पे जो होता था कि अगर ये मकई का जैसे घास पे लगा हुआ है ना, उनके घर के आगे मकई लगी हुई है, तो वो उसको भी काट के ले जाते थे फौज, और फिर इन लोगों से कहते थे, जैसे अली वजीर के सबको वाकयात पता है कि उसकी मार्केटें जला दी, उसके बाप को मार दिया, भाई को मार दिया, सब ये सब होता है। ये ऐसी वल्चर रियासत है, ऐसी गंदी रियासत बन गई है। इसका करना क्या है ये सोचने, हमें कुछ कॉमन पॉइंट्स तो अपने निकालने पड़ेंगे ना, उसके बगैर हम कैसे चलेंगे? बगैर मतलब ये कि एक तो ये है कि भाई चले अपना अपना हिस्सा पकड़े और इसी के लिए स्ट्रगल करें, एक दूसरे की हैसियत को तस्लीम करें कि हाँ भाई ये पख्तून है, हाँ भाई ये सिंधी है, ये बलोची है। पहले तो इस बात को तस्लीम करें कि जो राइट मैं मांग रहा हूँ वही राइट सिंधियों का भी हो, वही राइट पख्तूनों का भी। ये ना हो कि जी मैं आया हूँ आपके सूबे में तो आपके राइट्स नहीं है, सिर्फ मेरे राइट्स हैं। ये तो नहीं हो सकता कि जी आ जाए। जैसे हमारे सिंध में आबादियां आ रही हैं, हमें पता है क्यों आ रही हैं आबादियां, लेकिन वो हमारे राइट्स के लिए तो साथ में खड़े हो ना। ये होना चाहिए ना, कभी नहीं आते लड़ने के, इसलिए और दूरी बनती है ना। अब हमारे सिंध में उन्होंने एक खड़ी कर दी तंजीम और कहा कि ये सब महाजर है। ठीक है, उर्दू बोलने वाली आबादी है, बहुत बड़ी है, उनके राइट्स है, बिल्कुल देने की बात है। जो राइट्स वो कहते हैं, कोटा सिस्टम है, बल्दियाती इलेक्शन है, यही है। और क्या राइट्स मांगते? क्योंकि हमने कोई 3 साल लंबी प्रैक्टिस की सिंध में कि सिंधी और उर्दू बोलने वाले बैठे, इंटेलेक्चुअल्स, माहिरीन, सब बहुत लंबा चला था। वो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन में होता था, तो हमने कहा था कॉमन पॉइंट निकालें। तो 3 पॉइंट निकले थे उर्दू बोलने वालों के। एक, कोटा सिस्टम को खत्म करो,
ایک بلدیاتی الیکشن کراؤ اور ایک ہمیں جو ہے یہ روزگار وغیرہ کا تھا، یہ سلسلہ تھا یا تعلیم، اور کوئی نہیں نکل رہے تھے کہ کوئی زیادہ ان کی ہو. تو اب یہ چھوٹے مسئلے تو حل ہو جاتے، لیکن یہی پوائنٹ جو تھا کہ آبادی کو تقسیم کر دیا پوری طریقے. پھر ہمارے اپنے دوست یعنی جو ہمارے ساتھ جنیوا جاتے ہیں، وہاں ڈیمانسٹریشن کرتے ہیں، وہاں جا کے پھر وہ کہتے ہیں مہاجر قوم. قوم کی بھی ہونی چاہیے نا کہ کس طریقے سے بات کریں بھی کون قوم ہے. پاکستان ملٹی نیشنل کنٹری ہے نا، ایک تو نہیں ہے کہ اس پہ بات کریں. ہر قوم کو تسلیم کرنے کی بات ہے، اور قوم کی ڈیفینیشن کی جائے کہ کون قوم ہے، کون ہے. اب اگر ہم صرف یہ کہیں کہ جی کراچی والوں کو مارا گیا ہے اور ملٹری آپریشن ہوا یہ تو یہ، یا مہاجر قوم کے ساتھ ظلم ہوا، MQM کے ساتھ ظلم ہوا، اس ٹائپ کے کر کے ہم سندھ کی ڈویژن کو رکھتے ہیں. ہم تو سیدھی بات کریں گے بھائی سندھ میں ظلم ہوا ہے، سندھ میں تقسیم ہوئی، یہ بات کریں. تو یہ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے اس پہ بات کرنے کا، لیکن ہمیں جو ہے یہ ایک دوسرے کو تسلیم کرنا پڑے گا ریاست کے اندر، اور اس کا یہ حل ہے کہ ہم تسلیم کر کے اسٹرگل کریں، کیونکہ یہ ہمارا عالمی حق ہے، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن. اس سے کوئی انکار نہیں ہو سکتا، اور یہ UN وغیرہ نے سب نے اس کو تسلیم کیا ہوا. انٹرنیشنل کووننٹ آن سوشل آن پولیٹیکل اینڈ کلچرل رائٹس جو ہے ICCPR، اس کے تحت پہلا آرٹیکل ہے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن. تو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی بات ہونی چاہیے. اور اگر اس کے لیے اسے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے اور آزاد نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں، یہ بھی الگ بحث ہے، چلے ہم اسے بھی چھوڑ دیتے ہیں. لیکن دوسری بات کیا ہونی چاہیے کہ بھائی آپ نے جو کچھ بھی بنایا ہے پاکستان یا اس میں ہم ہیں، کیا ہم سے پوچھ کے کوئی کام کیا ہے؟ ہماری مرضی کہاں ہے اس میں شامل؟ ہمیں تو یہ ڈیبیٹ کرنی چاہیے، اور اس ڈیبیٹ کے لیے ساری ڈیبیٹ یہ سینٹ میں ہو سکتی ہے. بھائی سینٹ بنایا ہے، یہ سینٹ جو ہے یہ تو مال بنانے کا ادارہ بن گیا کہ آپ 10 کروڑ روپے دے کے ممبر بن جائیے اور پھر آپ 20-25 کروڑ کمائیے یا اربوں کمائیے چلے گئے. سینٹ میں یہ ہونا چاہیے کہ بھائی ہم ایکول ریپریزنٹیشن ہے، تو کیوں ہے ان کے کون سے ڈیمانڈز ہیں اس پہ بات. وہاں پروونشل آٹونومی اور اس کی بات نہیں ہوتی، نہ پروونشل رائٹس کی بات ہوتی. نیشنل رائٹس تو آگے کی بات ہے، وہ تو صوبوں کی بھی رائٹس کی نہیں کرتے. تو وہاں بات ہونا کہ بھئی یہ 5 نیشنز ہیں اور اس پہ کس طرح سے چلے. کوئی چیز بنے. اب جیسے جناح نے پاکستان بنایا، کس سے پوچھا تھا؟ صرف ایک سندھ تھا، انہوں نے بہت پہلے 42 میں کہہ دیا تھا کہ جی پاکستان کی ہم حمایت کرتے. کسی اور نے تو نہیں کیا تھا، اور جس نے کہا تھا حمایت کرتے ہیں اس کو سزا کتنی بڑی ملی کہ ایک دن بھی نہیں آزاد فضا میں رہ سکا. تو یہ چیز جو ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ بھائی ہم کیوں ہیں. کوشچن لوگوں سے پوچھیں، بات کریں کیوں. اور سیدھی بات ہے، اگر آپ چاہتے ہیں پاکستان رہے تو بھائی یہ اسے کرنا چاہیے کہ اسٹیٹ آف کامن انٹرسٹ بناؤ. پھر سیدھا کہ ہم کیوں ہیں اس کے اندر. میرے انٹرسٹ یہ، میں اس وجہ سے رہنا چاہتا ہوں، میری ڈیمانڈس یہ ہے، آپ کی ڈیمانڈس یہ تو بات ہو کہیں. وہ نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہم اسی لیے کہتے ہیں پاکستانیت پاکستانیت پاکستانی ایک قوم ہے. تو یہ پاکستانی قوم کی تو ہم نہیں ہیں نا، ہو ہی نہیں سکتے. ہم ایک نیشن ہے، سندھی ہیں، پختون ہیں، پنجابی ہیں، بلوچ کشمیری ہیں، ہم لوگ یہ نیشن ہے. تو نیشن کی بات کرنی چاہیے. اب ہمارے یہاں سے تو نہیں ہوتی، لیکن ہم جو یہ ایک پروسیس ہے، لمبا ہے، یہ ہمیں پولیٹیشین سے اپنی بات کرنی چاہیے، اس پہ ہمیں لکھنا چاہیے اور کھل کے اس پہ بات ہونی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ لوگوں کے اس پہ یعنی پولیٹیشین سے اپنے ان چیزوں پہ تو بات کریں گے ہم، اور کرنا چاہیے. لیکن یہ سوال بہرحال ادھر سے اٹھا تھا کہ بھائی پختونوں کے لیے کیا ہے. تو وہ وہی ہے، ولی اللہ صاحب نے صحیح کہا تھا کہ بھائی دوسرے صوبے میں بھی جا کے آباد ہوں. یہ تو خیر
वो है, लेकिन मैं सिंध के इश्यूज पे थोड़ी सी बात करूंगा. ये हमें तो सबके राइट्स को तस्लीम करने चाहिए, लेकिन सिंध का सबसे बड़ा मसला इन्फ्लक्स है कि जो दूसरे सूबों से लोग आके यहाँ की आबादी पे बैठे और उनके वो दोनों ही चीजें चलाते हैं ना, कि यहाँ के भी वो वोटर हैं और यहाँ के रिसोर्सेज भी उनके पास हैं. यहाँ के सारी जो बेनिफिट सूबा देती है या वफाक देती, और फिर वो अपने सूबों में भी हैं, वहाँ के भी वो. तो कोई एक सिस्टम होना चाहिए कि भाई हम किस तरीके से इस चीज को रोकें, इन्फ्लक्स को रोकने के लिए. तो सिंध के लिए हमारी अपनी तजवीज़ है कि वो होना चाहिए कि भाई उनकी सिटीजनशिप की एक हद रखें. जो आ रहे हैं भले आए या रोजगार के लिए करें. अगर कोई 15 साल तक के सिंध में रहे हैं या काम किया है तो उनको सिटीजनशिप मिले. ये ना हो कि आए लोग और फिर यहाँ से चले जाए और यहाँ के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करके और वापस जाएं और फिर वहां बेनिफिट मिलते रहें, यहाँ ना मिले. इसमें कोई पठान पंजाबी की बात नहीं, इसमें सबकी बात है कि एक प्रोविंस है उसके राइट्स को डिटरमिन किया जाए कि भाई वो कौन से उसके राइट्स हैं. जब हम अगर आबादी को सबसे पहले रोके, क्यों नहीं पंजाब में इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग. पंजाब में सारी एड जितनी भी आती है वो पंजाब में लगती है. जितनी एड आती है हरा भरा आपको दिखेगा खेत और ये वो, लेकिन एड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती प्रोविंसेस में. और इसी तरीके से फौज में पंजाबी भी हैं और पख्तून भी हैं. जब वो अपने अवाम को मारने आते हैं तो वो ना पख्तून होते ना पंजाबी होते, वो फिर इक्वली मारते. उनको इतना भी नहीं होता कि भाई हम पख्तून हैं तो पख्तूनों को ना मारे, या पूरी तहरीक है जो अच्छा पीटीएम का उन्होंने किया है कि एक स्पॉन्टेनियस और प्योरली अवामी तहरीक है, उसको वो जिस तरह कुचल रहे हैं पीटीएम की, क्योंकि उससे हमें बहुत उम्मीद है वापस. तो उनका भी ट्रेंड बदल गया. सही उन्होंने कराची में आके कहा कि जिस दिन मंजूर पश्तीन कहेगा तो हम कराची को बंद कर देंगे, कराची का पहिया नहीं हिल सकता. आप हमसे तो बात करें, लोगों से तो बात करें मुकाबले में. ये वो जहनियत की अक्कासी है कि हम पावरफुल है, हम सुपीरियर है. दूसरे के राइट्स को जो मैं बात तस्लीम करने की बात कर रहा हूँ वो यही है कि भाई मेरे भी राइट्स हैं, दूसरे के, आप दूसरे को तो तस्लीम करें जहां जा रहे हैं. वो सिलसिला उसको करें. और ये जो इन्फ्लक्स वाला मामला है इस पे हमारा ख्याल है कि पूरी सिंध के अंदर आबादी को इस पे बात करनी चाहिए. लोग नहीं करते. मतलब सिंधियों के साथ तो ये जिसका फायदा और बहुत सारी कौमें भी उठाती हैं वो ये कि यहाँ एतराज किसी किस्म का नहीं है किसी लोगों की आबादी पे. ये इन्होंने तकरीरें की, बात की, लेकिन एतराज इनको भी नहीं होगा. अभी कोई आ जाएंगे अफगानी तो ये भी घर के अंदर रोटी खिलाएंगे इनको. तो ये इस तरह से सिंधियों की इसमें शामिल है, खूह में शामिल है. ये जेनेटिक कैरेक्टर है कि वो जो है वो सन 47 में कैसे लोग आए, किस तरह रहे, जिन्होंने घर दिए, जिन्होंने आबादियां बना के दी, उन सबको अब ये नफरत की निगाह से देख. ये भी पंजाबी भी और लोग भी इनके राइट्स की बात नहीं करते. तो ये है कि इन्फ्लक्स के ऊपर बात करें. फिर दूसरी बातें जो सिंध के उसकी है कि पानी की तकसीम है, सबसे बड़ा मसला है, और NFC अवार्ड है, ये सब है. इस पे तो बात होगी. ये जरा ऊंचे लेवल की है कि फेडरेशन में जाके गवर्नमेंट की सतह पे तय होंगे. लेकिन इन्फ्लक्स की बात जो है कि किस तरह मोटिवेट किया जाए कि आबादी आए तो वो यहाँ की इसमें शामिल रहे, डेवलपमेंट में, तरक्की में, एक्टिविटीज में, लेकिन उनका क्या कंट्रीब्यूशन है वो क्यों रहे. पहले एक ज़माने में होता था कि जी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, उसमें रजिस्ट्रेशन कुछ होता, और वो भी बंद कर दिया. और आप ये देख लें कि जो नादरा है, नादरा में तो ऐसे हैं कि मतलब नवाज शरीफ को भी कोविड का इंजेक्शन दे दिया उन्होंने. तो क्या बात है किस टाइप के लोग हैं. तो वो कोई बॉडी होनी चाहिए. और ये हम असेंबली पे भी जोर दें और बात करें कि भाई सबसे पहली चीज
اپنے انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انفلکس کو روکا جائے آبادی کا. اس میں کوئی طے کرے, کیونکہ 3% ہر سال آتے ہیں. آپ لگائیے کہ 22 کروڑ کا 3% کتنا ہوا, کتنی بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں اور بس رہے. تو ہم یہاں کیا کھائیں گے اور دوسرے کو کیا کھلائیں گے؟ پھر یہاں کی ڈیموکریٹک موومنٹس میں حصہ نہیں لے رہے ہیں, کہ یہاں کی جو رائٹس کی موومنٹ ہیں اس میں نہیں حصہ لیتے. ڈس اپیئرنس سندھ میں اور صوبوں کی طرح بہت بڑھ گیا ہے. وہاں پہ جو یہ تھا وانا وغیرہ کے علاقے میں اور بلوچستان میں, یہاں تو بہت ہے, سندھ میں بہت ہے, بتاتے نہیں ہیں خاندان میں, لیکن اس ڈس اپیئرنس کی موومنٹ میں شامل نہیں ہوتے کہ وہ اس کے خلاف آ جائیں. کریں شکوے گلے تو چلتے ہیں, ہمارے بھی گلے ہیں, یہ تو چلیں گے اس کیس پہ. تو بہرحال یہ صورت حال ہے. اور سندھ کے حساب سے اور سارے مسائل ایجوکیشن کے اور دوسرے ہیں, اس پہ تو اور لوگ بات کریں گے یا ہم لوگ سب بات کرتے رہیں گے. لیکن یہ صورتحال دیکھنے کی, اور پھر ایک اور حل ہے, تیسرا حل بھی ہے. اور تیسرا حل یہ ہے کہ بھائی سندھ کو انیشیٹو لینا پڑے گا. وہ انیشیٹو یہ ہے کہ بھائی اپنا علیحدہ ہی ہو جاؤ, کیونکہ جو ملک علیحدگی کا رکھتا ہے سندھ کے اندر وہ تمام وہ ریکوائرمنٹ سندھ پوری کرتا ہے جو ایک علیحدہ وطن کے لیے پوری, یعنی یہ کہ ایک علیحدہ وطن ہے. لیکن اس کو سندھ کو جو ہے وہ بلوچستان کے ساتھ مل کے ایک علیحدہ وطن کا کرنا پڑے گا. اگر یہ تمام دوسری چیزیں نہیں ریکوائرمنٹ پوری کرتی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ یا ہمارے عوام, تو پھر یہی ہے کہ ہم اپنا حصہ علیحدہ لیں. جناح لے سکتا ہے تو کوئی بری بات نہیں, مجیب لیتا ہے تو ہم سب تعریف کرتے ہیں. تو پھر اب ہمیں بھی یہ لینا چاہیے. پانی کا ہی ایک ایشو ہے جو سب سے بڑا ہے, تو بھائی ٹھیک ہے, پھر یہاں سے جو چیز اوپر جائے گی اس کا بھی ایشو بنے گا کہ وہ جائے یا نہ جائے اوپر, تو وہ دیکھنا پڑے گا. تو اس طرح سے ہم زیادہ بہتر بارگیننگ پوزیشن میں ہوں گے اگر ہم نے یہ اسٹرگل کی کہ ہم علیحدہ ہو جائیں. یہ تو لوگوں پہ طے کرتا ہے کریں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, لیکن یہ ایک آپشن ان کے پاس ہے. اب یہ سب اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ہماری جتنی نیشنلسٹ فورسز ہیں یا سندھ کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں دم خم تو ہے ہی نہیں, بالکل وہ تو نہیں کر پاتے. وہ کمپرومائز کرتے ہیں, فوری طور سے جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف اور ان سے کچھ بارگیننگ. تو یہ پریشر, میرا اپنا خیال ہے, یہ پریشر پبلک کی طرف سے ڈالنا چاہیے. اتنے آج کل نوجوان پرجوش ہیں, اتنا زیادہ کر رہے ہیں, تو ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے کہ بھائی یہ آپشنز ہیں ہمارے پاس. اب سندھ کا جو ہے اس طرح سے رہنا مشکل ہوتا ہے, تو یہ اس میں کریں. بہرحال یہ دیکھیں جو لوگ کریں, لیکن مجھے لگتا ہے یہ ریاست اب زیادہ نہیں چلنے کی. اس ریاست کے ساتھ اب مسائل پیدا ہو گئے کہ افغانستان کی اس آزادی کے بعد, جسے وہ آزادی کہہ رہے ہیں, یا فتح کے بعد اب اس ریاست کا چلنا بہت مشکل ہے. تو اب اپنے اپنے راستے ڈھونڈیں اور کچھ کریں, یا جوائنٹ اسٹرگل ایسی کریں کہ بالکل ہی ان سے جان چھوٹے, کیونکہ اس کے بغیر معاملہ چلتا نہیں. اور ساری لڑائی ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے, کسی اور سے نہیں ہے, نہ کسی آبادی سے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے لڑنے کی ہے. اور اس پہ کریں. اب چونکہ ہمارے اپنے سندھ کے اندر کوئی ایسی پولیٹیکل فورس نہیں بن پا رہی ہے, تو اس کو بنانے کی کوشش کریں. اب ہم دیکھیں کہ ایک آدمی, ایک مافیا بلڈر, وہ پورے سندھ کو چاٹ جا رہا ہے, کھا رہا ہے. کوئی ریزسٹنس نہیں آ رہی کہ اس کو کس طرح سے روکا تھا. لوگوں نے اسٹرگل کی, ہڑتال کی, سب کیا, لیکن وہ اپنا کام کر رہا ہے. ایک ملک ریاض اٹھا ہوا ہے اور وہ اس کو, جس کی بھی سپورٹ ہے, زرداری کی بھی, فوج کی بھی, سب کی. لیکن یہ جو سندھ کو کھا جانے والی بات ہے, یہ قابل یہ غور کرنے کی بات ہے کہ بھائی کیا ہم اس طرح سے بیٹھے رہیں گے
देखते रहेंगे कि भाई सिंध को खाते रहें बैठकर, चाटते रहें, फिर क्या होगा? पहले ही सारी बेराजों की ज़मीन जो है इनामात में दे दी गई है कि जी वो फलाना एयर मार्शल, फलाना ब्रिगेडियर, फलाने ने ये मेडल जीत के लाया, फलाना ये कप लेकर आया, उसको सारी ज़मीनें सिंध की ही दे रहे हैं, पंजाब की क्यों नहीं देते? ये भी गौर करने की बात है। हमारे दोस्तों को पता होना चाहिए कि सारी चीज़ें यहाँ से सिंध की ही। जी पंजाब में मदरसे ही सब बिल्कुल। अब वो भी मसला है फोर्स कन्वर्जन का कि कितने मदरसे स्ट्रांग हो गए। क्या आप सिंध को खुद कफील बना दिया मदरसा, खुद कफील बना दिया, और अब पता नहीं पीपल्स पार्टी जीत भी सकेगी या नहीं जीत सकेगी। इतने मदरसों की तादाद है, और फिर उसके बाद तो आप देखेंगे कि हर घर जो है वो हिंदू घर कहलाएगा कि सब मुझे इसके घर की लड़की उठानी, मैंने कहना ये हिंदू है, उठा के चले जाना, कोई वो नहीं करना है इसमें। तो ये मदरसों की भी एक बहुत बड़ी वो चल रही है, और इतना ख़राब हो गया सिंध में कि मौलवियों ने चारों तरफ से खेल लिया, जिसको चाहे ब्लास्फेमी करे। तो अब ये सारे इश्यूज हैं, इस पे क्या बात होनी चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। लेकिन ये अगर ये सिराज खान वाली बात को कोशिश करें लोग कि भाई जो है वो पूनम वाला करें, ऑपरेस नेशन का, तो कुछ बात बन सकती है। उसके अलावा तो ये है कि फिर अपने अपने रास्ते करेंगे, इसमें लड़ाइयाँ भी होंगी, इसमें बहुत वो होगा, नफरतें भी होंगी। ये लोगों को समझने की ज़रूरत है कि भाई दूसरे का भी हक पहले तस्लीम करो, जहाँ जा रहे हैं उनको भी उनके राइट्स दो। और तो कोई बात अगर है तो ठीक है। एक छोटी सी बात है सही, एक छोटी सी बात है, अपने दोस्तों के जरिए कहिए, अपने दोस्तों के जरिए कहिए कि अफगानिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग, बलोच और बहुत सारे दूसरे आबादी पख्तून खुद वो फंसे हुए हैं जो असाइलम जिन्होंने लिया था अफगानिस्तान में, अब तालिबान के घेरे में आ गए और तालिबान उनके घरों पे हमले वगैरह कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी फैमिलीज हैं, उनके निकालने की बात कीजिए कि उनको किस तरह निकालें। एक मुतालबा होना चाहिए। पीटीएम वाले भी आजकल वहाँ पे मौजूद हैं जिनेवा में, हमारे वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस के भी लोग वहाँ हैं, तो वो वहाँ जाके बात करें यूएनओ वालों से कि भाई ये कोई 1,500-2 हज़ार फैमिलीज हैं जो वहाँ फंस गई हैं, पाकिस्तान आएंगे तो गवर्नमेंट नहीं छोड़ेगी और वहाँ तालिबान नहीं छोड़ेंगे, तो बाल बच्चों के साथ हैं छोटे जिन्होंने वहाँ असाइलम ली, तो उसके लिए बात करेंगे। वरी वरी मेहरबानी। असां हींअर मथे हलंदासीं, वी विल हैविंग अ लंच, उसके बाद एक क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे इंटरैक्टिव आफ्टर दैट। सो हलो मथे, हलो प्लीज साईं, हलो मथे। एक ग्रुप फोटो ना हो जाए? हाँ हो जाए ग्रुप फोटो। हाँ अच्छा, थोड़े थोड़ी